अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इन्वेस्टमेंट एसोसिएट नाम से आपने कवर किया है। उसके बाद अब हम मूव करेंगे रेवेन्यू एंड रिसीवेबल्स के ऊपर, जो कि ऑलवेज एक ट्रिकी एक पार्ट होती है। और अगर हम लोग आइज़र 240 के पर्सपेक्टिव में बात करें तो वो रेवेन्यू को ऑलवेज सिग्निफिकेंट मैटर के तौर पर उसको लेता है विद रिस्पेक्ट टू फ्रॉड एंड एवरीथिंग। तो कोशिश यही करेंगे कि डिफरेंट जो रिव्यू प्रोसीजर, जो ऑडिट प्रोसीजर्स हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं, ऑडिटर्स को किन एरियाज को वो फोकस करना चाहिए पर्टिकुलरली टू वेरीफाई द रेवेन्यू एंड रिसीवेबल्स, उनको हम लोग टारगेट कर रहे होंगे। तो अभी एक छोटी सी ब्रीफ सी एक प्रेजेंटेशन है, और फिर उसके बाद हम लोग कुछ की वर्किंग्स को देखेंगे कि और रेवेन्यू वेरिफिकेशन के लिए और रिसीवेबल की वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से प्रोसीजर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। और फिर उसके बाद हम लोग एक थोड़ा सा डिटेल्ड में ईसीएल की कैलकुलेशन देखेंगे कि ईसीएल जो है ना कैसे कैलकुलेट होती है, और उसमें डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं पर्टिकुलरली हिस्टोरिक ट्रेंड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उनके बैलेंसेस का वो किस तरह से होगा। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उनको हम लोग कैसे इंकॉर्पोरेट करेंगे इनटू द वर्किंग, ताकि अल्टीमेटली हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट जो पीडी है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकें, जो अल्टीमेटली फिर लीड करेगा टूवर्ड्स द कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। जो IFRS 16 के अंदर ये चीज़ है कि आपने एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस की कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि पहले जो स्टैंडर्ड था, चलिए इसको हम लोग उस टाइम जाकर डिस्कस करेंगे क्या है, तो हम लोग उसको उन वाले एलिमेंट्स को भी डिस्कस कर रहे होंगे। फिर उसके बाद एट द लास्ट, फिर जब सारी प्रेजेंटेशन और वर्किंग पेपर देख लेंगे उसके बाद फिर हम लास्ट में जो चीज़ को देख रहे होंगे वो है कैम्स। तो चूंकि रिसीवेबल एंड रेवेन्यू इट्स द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर फॉर द एनी प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको कैसे एक ऑडिटर ये असेस करता है कि इसके ऊपर मुझे कैम ड्रा करना चाहिए। तो कैम के लिए कौन कौन सी इंफॉर्मेशन वो होगी, कौन से प्रोसीजर्स वहां पर वो आएंगे, और वो कैसे वर्किंग पेपर के साथ लिंक्ड हो रही होगी, हम उसको भी थोड़ा सा इसको देखेंगे। तो अभी हम लोग रिसीवेबल से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अभी हम जो सेशन जो है बेसिकली स्प्लिटेड इनटू टू पार्ट्स। बेसिकली ये है कि क्योंकि अभी 20-30 मिनट्स होंगे, उसके बाद फिर एक टी ब्रेक है, और फिर उसको हम दोबारा से रिज्यूम कर रहे होंगे। तो कोशिश तो यही है कि ब्रेक से पहले एटलीस्ट कुछ हद तक हम लोग ईसीएल तक, या एटलीस्ट कुछ ईसीएल की वर्किंग अगर हो तो हम उसको जो है ना रिव्यू यहाँ पर वर्किंग पेपर के थ्रू कर लें ज़रा। अच्छा, इसमें रिसीवल्स में क्या है कि रेलिवेंट असर्शन हम लोग देखेंगे कि रिसीवल्स की असर्शंस क्या है। फिर उसके बाद कौन कौन से स्टैंडर्ड्स जो है वो गाइडेंस हमें प्रोवाइड करते हैं फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ प्रोसीजर्स, को कौन कौन से प्रोसीजर्स हमारे पास अवेलेबल होंगे। फिर हम लोग देखेंगे की ऑडिट प्रोसीजर। प्रोसीजर्स तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जो आपके ऑडिट प्रोग्राम के अंदर आ रहा होगा कि आपने ये प्रोसीजर्स आपने परफॉर्म करने हैं। हम लोग की प्रोसीजर्स देखेंगे कि जो ऑडिटर्स ने बाकी प्रोसीजर्स के साथ साथ ज़रूर देखने हैं, क्योंकि ये एक ऐसे आई कैची जो है ना वो प्रोसीजर्स होते हैं जो कि रेगुलेटर भी जब आपका आकर रिव्यू करते हैं, जब QCR वाले रिव्यू करते हैं, तो उन वाले प्रोसीजर्स को लाजमी तौर पर देख रहे होते हैं कि ऑडिटर्स ने इनको कैसे प्रोसीजर्स को अप्लाई किया और कैसे सेटिस्फाई हुआ। तो हम वो की प्रोसीजर्स देख रहे होंगे। फिर उन प्रोसीजर्स में कुछ, ऑल्दो के वो कंफर्मेशन वाला हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी जो कुछ कंसिडरेशन है, क्योंकि हमने रिसीवल्स को वेरीफाई करना है, उसकी वेरिफिकेशन के लिए एक प्रोसीजर हमारे पास अवेलेबल है, डेट्स अ कंफर्मेशन। तो कंफर्मेशन के लिए कौन से की कंसिडरेशन हैं हमारे पास, हमने उनको कंसिडर करना है अपने प्रोसीजर डिज़ाइन करते वक्त। फिर अब उसके बाद हम लोग एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस की कुछ वर्किंग देखेंगे। उसकी अप्रोच जो होगी वो कौन कौन सी अप्रोचेस अवेलेबल हैं उनको देखेंगे। फिर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, फिर उसके बाद रेगुलेटरी जो एस्पेक्ट्स हैं QCR के जो पॉइंट्स रिलेटेड क्या होंगे। सर, सबसे पहले अगर हम लोग ऑडिट जो इसकी असर्शंस हैं रिसीवेबल्स की वो देखें तो वो क्या है, प्राइमरली फोर फोर असर्शंस हैं। फिफ्थ वन इज द प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर। सबसे पहले जो हमारे पास जो असर्शन आती है डेट्स एग्जिस्टेंस, हम लोगों ने ये वेरीफाई करना है कि रिसीवेबल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ठीक है। उसके के लिए उससे रिलेटेड प्रोसीजर्स क्या है वो हम लोग लेटेस्ट स्टेजेस के ऊपर, लेटेस्ट टाइप्स के ऊपर देख रहे होंगे। इसका कंप्लीटनेस देख रहे होंगे कि क्या सारा के सारा रिसीवेबल जो है ना वो बुक कर लिया एंटिटी ने, कि स्टिल कुछ अमाउंट जो है ना वो एंटिटी ने रिकॉग्नाइज नहीं की हुई। वैल्यूएशन एक अगेन एक जो ना एक ट्रिकी पार्ट होता है। हमने ये देखना है कि क्या ये अमाउंट मुझे रिकवर होगी कि नहीं होगी। आपने ये तो वेरीफाई कर लिया कि ये बैलेंस एग्जिस्ट करता है,
लेकिन ये भी तो साथ आपने असेस करना है कि क्या एबिलिटी टू पे डेट कस्टमर है या नहीं है। आपने वो कैसे असेस की है इसकी, हम उसको देख रहे होंगे कि वैल्यूएशन क्या है, अदर प्रोसीजर्स रिसीवेबल स्टेटेड एट रिकवरेबल वैल्यू है या नहीं है। फिर हम देख रहे होंगे कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशन डज द एंटिटी लीगली ऑन द रिसीवेबल्स है या नहीं है। प्राइमरली ये चार असर्शंस रिसीवेबल्स को डायरेक्टली देख रही होती हैं। एग्जिस्टेंस है, कंप्लीटनेस है, वैल्यूएशन आती है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। एंड फिफ्थ वन इज डेफिनेटली प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर। तो उन रिसीवेबल्स को आपने अकाउंट्स में कैसे प्रेजेंट करना है, हम लोग उनको भी जो देख रहे होंगे। तो जो स्टैंडर्ड के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, जहां से प्रोसीजर बेसिकली ऑडिटर्स ड्राइव करता है कि ये प्रोसीजर कहाँ कहाँ कौन कौन स्टैंडर्ड्स अवेलेबल होंगे। डेफिनेटली हमारे पास स्टैंडर्ड है 500, वो हमें गाइडेंस दे रहा होता है कि ये प्रोसीजर्स हैं जो ऑडिटर्स ने अप्लाई करना है। 505 कॉन्फर्मेशन से रिलेटेड आता है। 540 जो है ना ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट से रिलेटेड हमें कुछ गाइडेंस दे रहे होते हैं। कुछ जो 350 है वो आइडेंटिफाई एंड रिस्क असेसमेंट के टाइम पर हमें कुछ प्रोसीजर्स हमें एड्रेस कर रहा होता है। फिर उसके बाद जो रिस्क हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं 315 में, उनके रिस्पॉन्सेस हमें बता रहे होते हैं 330 के अंदर। तो ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं जहां पर डिफरेंट प्रोसीजर्स स्टैंडर्ड ने बताए हुए हैं, वो ऑडिटर ने इसको अप्लाई करना होता है इन द वेरिफिकेशन, जो भी प्रोसीजर्स वो अवेलेबल हैं इन दी स्टैंडर्ड्स। अच्छा, की ऑडिट प्रोसीजर्स पर जाने से पहले अगर वैसे हम थोड़ा सा इसको लाउड थिंकिंग करें कि कौन कौन से की प्रोसीजर्स हैं। एनीवन? कॉन्फर्मेशन है, कॉन्फर्मेशन इज द की प्रोसीजर टू वेरीफाई द एग्जिस्टेंस, हमने वो कर लिया, ठीक है। व्हाट आर द अदर प्रोसीजर्स? अगर कन्फर्मेशन नहीं है फिर सब्सिक्वेंट रियलाइजेशन है, सब्सिक्वेंट रिसीट्स हमने देखनी है। फिर और क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? सॉरी, एजिंग एनालिसिस है। डेफिनेटली एजिंग एनालिसिस का भी एक खास पर्पस है कि हम लोग एज एनालिसिस क्यों लेंगे, हम एजिंग क्यों लेंगे। डेफिनेटली हमने ये चीज चेक करनी है कि ये बैलेंस कितना एज्ड हो गया है। जितना बैलेंस एज होता चला जाता है, इसका मतलब क्या, रिकवरेबिलिटी क्या होती थी, इन डाउट होती चली जा रही। तो वो वैल्यूएशन को हमारा टेस्ट कर रहा है। तो वैल्यूएशन को अभी हमने डिस्कस किया कि वैल्यूएशन डायरेक्टली लिंक्ड हो रही होगी विद एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। तो ईसीएल कैसे कैलकुलेट हुई है, दैट्स अ की थिंग। दो स्टेप्स हमने डिस्कस कर लिए। एक कॉन्फर्मेशन इज द की थिंग जो एग्जिस्टेंस के लिए है, और अदर थिंग इज अ वैल्यूएशन के लिए जो हमने कहा एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, ईसीएल है। दीज आर द टू की प्रोसीजर्स। लेकिन जब अगर कंफर्मेशन नहीं आई, तो क्योंकि मेजोरिटी ऑफ केसेस में इस तरह होता है कि आपके पास कंफर्मेशन नहीं आती, कस्टमर रिप्लाई नहीं करते, कस्टमर रिलक्टेंट होते हैं, कस्टमर नहीं रिप्लाई कर पा रहे, तो उस सूरत में फिर ऑडिटर ने विद इन द ड्यू टाइम अपने ऑडिट को कंक्लूड भी करना है। तो उसके पास फिर अदर प्रोसीजर्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, जिसको स्टैंडर्ड कहता है अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स आपने परफॉर्म करने। व्हाट आर द अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स? दैट्स आल्सो द पार्ट ऑफ द की प्रोसीजर्स। क्योंकि जब तक आप एग्जिस्टेंस वेरीफाई नहीं करेंगे, आप अश्योरेंस नहीं दे सकते कि रिसीवेबल इज एक्यूरेटली रिकॉग्नाइज्ड। तो इसलिए एग्जिस्टेंस वेरिफिकेशन के लिए की प्रोसीजर्स आपके पास जो अवेलेबल हैं उन पर आपने फोकस करना है। फिर डेफिनेटली एट द लास्ट क्या होगा कि वैल्यूएशन को आप देख रहे होंगे, जो कि आप ईसीएल की कैलकुलेशन की फॉर्म में होगा। आप ये सर्टन कर रहे होंगे कि आपकी ये जो अमाउंट रिकवर होगी भी या नहीं होगी, आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि कितनी अमाउंट आपको रिकवर होनी है, कितनी अमाउंट है मे बी शायद डिफॉल्ट हो जाए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट की भी कैलकुलेशन आ रही होगी। जो अगर हम लोग की प्रोसीजर्स को देखेंगे वो क्या है, तो की प्रोसीजर्स यही आ जाएंगे। कॉन्फर्मेशन, दैट्स द डायरेक्ट प्रोसीजर। कि कॉन्फर्मेशन अगर आपको नहीं मिल रही, नहीं आ रही, आपने कंफर्मेशन डिस्पैच की, आपने फर्स्ट रिमाइंडर भी दे दिया, आपने सेकंड रिमाइंडर भी सेंड कर दिया, लेकिन उसके बावजूद कंफर्मेशन नहीं आ रही, तो फिर ऑडिटर ने एक खास टाइम पर जाके रिपोर्ट भी अपनी देनी है। तो फिर उसके पास अदर अल्टरनेट प्रोसीजर्स क्या हैं? देयर आर टू अदर अल्टरनेट प्रोसीजर्स अगर कंफर्मेशन नहीं है। सबसे पहले तो यह है कि ऑडिटर ये देख ले कि सब्सिक्वेंट रिसीट हुई है या नहीं हुई। डेफिनेटली इस तरह पॉसिबिलिटी है कि एक एंटिटी है, उसने किसी कस्टमर को गुड्स सेल की है इन द मंथ ऑफ मई और जून, जिसका क्रेडिट पीरियड 30 डेज या 60 डेज था। वो हो सकता है आपकी रिपोर्ट जो साइनिंग डेट है उससे पहले पहले वो उसका क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो जाए। तो जब एक्सपायर होगा क्रेडिट पीरियड, तो आपके पास क्या होगा कि वो अमाउंट क्या होगी, आपको रिसीव हो जाएगी। ठीक है, तो आपको रिसीट हो जाएगी, तो आप उसको प्रोसीजर्स एक्सटेंड कर लेंगे कि
प्रोसीजर एक्सटेंड करेंगे कि आप देख लेंगे कि ये रिसीट उन्हीं उन्हीं इनवाइसेस के अगेंस्ट, उन्हीं सेल के अगेंस्ट है जो कि आपकी रिपोर्टिंग पीरियड में फॉल कर रही थी, तो उससे आप एश्योरेंस ले लेंगे। फिर उसके बाद अगर कि कोई समटाइम ऐसा होता है कि आपका क्रेडिट पीरियड थोड़ा सा ज्यादा है, आपकी जो रिपोर्टिंग डेट है, जो आपने रिपोर्ट साइन करनी है, मे बी शायद इन द मंथ ऑफ अगस्त का फर्स्ट वीक है, क्रेडिट पीरियड 60 डेज का था, और मटेरियल अमाउंट थी आपने उनको सेल की है इन द मंथ ऑफ जून। अब क्रेडिट पीरियड तो भी एक्सपायर नहीं हुआ, इसका मतलब है जब तक क्रेडिट पीरियड होगा नहीं एक्सपायर, तो आपको अमाउंट रिकवर भी नहीं होगी। तो फिर व्हाट इज द अदर प्रोसीजर? ना आप कंफर्मेशन के थ्रू कर सके, ना आप सब्सिक्वेंट रिसीट के थ्रू वेरीफाई कर सके। व्हाट इज द अदर प्रोसीजर? व्हाट इज द अदर प्रोसीजर कि जिससे आप ये वेरीफाई कर लें कि हाँ ये बैलेंस वाकई एक्यूरेटली रिकवरेबल है, एंटिटी का राइट है इसको रिसीव करने का, और ये एंटिटी के पास रिकवर हो भी जाएगा। तो लास्ट प्रोसीजर क्या बचता है, वो है कि आप इनवॉइस टेस्टिंग कर लें। ठीक है, इनवॉइस टेस्टिंग का मतलब क्या है कि वो बैलेंसेस या वो इनवॉइसेस जिसने क्लोजिंग बैलेंसेस को कॉन्स्टिट्यूट किया है, आप उनका ब्रेकअप लेके उस पर आप टारगेट टेस्टिंग कर लें। आप देख लें कि उनके जो इनवॉइसेस हैं, उनके जो रिलेटेड अदर अंडरलाइंग डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे गेट पासिस हैं, आपने वो देख लिया। अगर एक्सपोर्ट थी तो आपने उसकी जो बिल ऑफ लेडिंग थी, जो अदर जेडीज थे, वो डॉक्यूमेंट्स आपने ले लिए, उससे आपने एश्योरेंस ले ली कि ये वाकई ही एंटिटी ने इन द मंथ ऑफ जून सेल की थी, जो कि इसे क्लोजिंग बैलेंसेस में एग्जिस्ट करती है। तो ये दोनों प्रोसीजर्स जो हमने सब्सिक्वेंट टेस्टिंग की बात की है और टारगेट टेस्टिंग की या इनवॉइस टेस्टिंग की हम बात कर रहे हैं, दैट्स अल्टरनेट प्रोसीजर। अगेन ऑडिटर के लिए जो मेन थिंग होगी वो यही है कि डायरेक्ट कॉन्फर्मेशन इज अ की प्रोसीजर, डायरेक्ट प्रोसीजर। अगर इन केस वो नहीं होता तो ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि अगर कॉन्फर्मेशन डिस्पैच की है, फर्स्ट रिमाइंडर भी दे दिया, सेकंड रिमाइंडर भी दे दिया, नहीं आई, आपने प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लिए ऑन सब्सिक्वेंट रिसीट्स, वो भी नहीं हुआ, आपने अल्टीमेटली इनवॉइस टेस्टिंग कर ली और आपने कंक्लूड कर दिया कि ये ठीक है। उसके बाद फिर आप रिपोर्ट फॉर्मुलेशन में चले गए और आपने कहा कि दिस इज अ क्लीन रिपोर्ट, क्योंकि इसमें किसी किस्म की कोई अनोमली या मिसस्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई नहीं हुई, तो स्टिल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्फर्मेशन या विद रिस्पेक्ट टू दिस डायरेक्ट प्रोसीजर। उसके बाद ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपनी जो बोर्ड लेटर है उसमें जो 2 चार्ट गवर्नेंस है उनको इन्फॉर्म कर दे कि हमने क्या किया था, कि ये एक कि हमने हमारे पास जो भी प्रोसीजर्स अवेलेबल थे, डायरेक्ट प्रोसीजर्स हमने परफॉर्म किए, हमें इन कन्फर्मेशन का रिप्लाई नहीं मिला। ऑल्दो कि इट इज द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कन्फर्मेशन हमने डिस्पैच करनी है, वो कन्फर्मेशन डायरेक्टली हमें ही रिप्लाई आए, लेकिन उस पर पहला स्टेप ये होता है कि मैनेजमेंट ऑथोराइज करती है आप कंफर्मेशन डिस्पैच करें। तो ऑथराइजेशन तो किसकी तरफ से आती है? मैनेजमेंट की तरफ से आती है। तो फिर हम अपने बोर्ड लेटर में ये चीज एटलीस्ट जरूर लिख दें कि मैनेजमेंट हमें असिस्ट कर दे, बोर्ड को हम बता रहे हैं कि हमें ये कंफर्मेशन लेने में, क्योंकि डेफिनेटली जो की मैनेजमेंट पर्सनल पर्सन है उनका डायरेक्टली कोऑर्डिनेशन, डायरेक्टली लिंक होता है विद द कस्टमर्स। तो इस तरह रेयर ही होता है कि शायद किसी का लिंक एक खास टाइम के पास टूट जाए, तो वो अमाउंट क्या होगी उनको कह के जो ना अमाउंट आप कंफर्मेशन जो है असिस्ट कैली कह रहे होते हैं, अपने बोर्ड लेटर में इसको डाल देते हैं। तो दीज आर द 3 की प्रोसीजर टू वेरीफाई द एग्जिस्टेंस, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, कि भाई आप इसमें देख रहे हो कि ये बैलेंसेस आपके यहाँ पर आ रहे हैं। लास्ट में फिर जो की प्रोसीजर है वो हम लोग देख रहे होते हैं कि ठीक है बैलेंस तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन मे बी शायद रिकवरेबिलिटी इन डाउट ना हो जाए। क्यों? क्योंकि उसकी एबिलिटी टू पे नहीं थी। एबिलिटी टू पे इज अ लेटेस्ट स्टेज पर वो चीज आएगी। उससे पहले जो स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपने खुद से भी एक्सपेक्ट करना है कि आपको कितनी अमाउंट मिलनी है। तो इसलिए इसका नाम ही ये लिखा गया है कि एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, कि आपको क्या लगता है कि कितनी अमाउंट आपकी जो क्रेडिट की है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाए। वो एंटिटी ने कैसे उसको एस्टिमेट करना है, एंटिटी उसको कैसे जो है ना वो एस्टिमेट करेगी इसको, वो उसकी अल्टीमेटली ट्रांसलेशन इनटू द अमाउंट में वो कैसे होगी, हम लोग उसकी लेटेस्ट स्टेज पे जाकर उसको देख रहे होंगे। तो इसकी वैल्यूएशन अगेन एक इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी पार्ट होगा, जो कि डेफिनेटली IFRS 9 इसको डील कर रहा होता है। क्योंकि अभी हम लोग बात कर रहे हैं रिसीवेबल्स की। तो रिसीवेबल अगर हम थोड़ा सा नॉलेज रिफ्रेश करें, ऑल्दो के ये टॉपिक उससे रेलिवेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रिफ्रेशिंग के लिए मैं चीज कर रहा हूं कि रिसीवेबल इज अ फाइनेंशियल एसेट और नॉट? रिसीवेबल इज अ फाइनेंशियल एसेट और नॉट?
यस इज अ फाइनेंशियल एसेट। तो फाइनेंशियल एसेट को कौन सा स्टैंडर्ड डील करता है? दैट्स IFRS 9। तो IFRS 9 ही हमें गाइडेंस देता है कि हाउ टू रिकॉग्नाइज, हाउ टू मेजर द ट्रेड रिसीवेबल, एंड डेफिनेटली उसकी वैल्यूएशन आएगी, दैट्स द एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। तो IFRS 9 ही हमें गाइडेंस दे रहा होता है कि इसकी वैल्यूएशन से रिलेटेड या एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस कैसे आपने मेजर करना है इसका। अच्छा, ये कुछ की प्रोसीजर्स लिखे हैं, कंसिडरेशन है, जो कि ऑडिटर ने जब कंफर्मेशन डिस्पैच करनी है टू वेरीफाई द बैलेंस, डायरेक्ट प्रोसीजर जो है, तो कुछ बातों का उसने खास ख्याल रखना है। एक तो ये है कि कंफर्मेशन डेफिनेटली डिस्पैच करेगा, कौन करेगा? ऑडिटर खुद करेगा। दैट्स द की प्रोसीजर्स कि भाई आपने कंफर्मेशन खुद डिस्पैच करनी है। ठीक है, उसमें उसमें यही है कि सेंड डायरेक्ट कंफर्मेशन, ये है कि वो कंफर्मेशन ऑडिटर खुद डिस्पैच कर रहा हो और उसके ही ऑफिस में डायरेक्टली रिसीव हो रही हो। क्योंकि स्टैंडर्ड के अंदर ही जो 505 है उसके अंदर ही उसने डिफरेंट एस्पेक्ट बताए हैं कि कब कंफर्मेशन मोर रिलायबल होगी, कब रिलायबिलिटी इसकी नहीं होगी, उसने सारे की फैक्टर्स वहां पर बताए हुए हैं। अभी मैं उसमें नहीं जा रहा, सिर्फ जस्ट एक लॉ थिंकिंग के लिए सिर्फ जस्ट एक हाईलाइट कर रहा हूँ कि इसमें की कंसिडरेशन क्या होंगी कंफर्मेशन से रिलेटेड। फिर उसमें यही यही है कि स्टैंडर्ड ये कहता है कि ठीक है, अगर आपको कहीं लगता है कि आपको शायद रिस्पॉन्स रेट शायद ना होने के बराबर ही हो, तो उसमें कहता है आप अल्टरनेट प्रोसीजर पर चले जाएं। लेकिन इन द माई ओपिनियन कि कॉन्फर्मेशन आपको लाजमी तौर पर सेंड करनी चाहिए, चाहे आप ये एक्सपेक्ट कर भी रहे हो कि आपको ये कन्फर्मेशन नहीं मिलेगी, तो आपको अपना प्रोसीजर जरूर फॉलो करना चाहिए। ऑल्दो कि आपके पास अदर प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं कि आप ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स लगाएं, वेरिफिकेशन कर लें, लेकिन जो डायरेक्ट प्रोसीजर है दैट्स द कन्फर्मेशन, उनको आप जरूर डिस्पैच करें। उसके फर्स्ट रिमाइंडर हो, उसका सेकंड रिमाइंडर हो, और फिर उसके बाद डेफिनेटली आप उसको एरिया को कंक्लूड कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स। फिर उसके बाद अगर ऑडिटर को लगता है कि जो कॉन्फर्मेशन रिसीव हुई है वो रिलायबल नहीं है, तो डेफिनेटली उसके बाद प्रोसीजर यही है कि वो अल्टरनेट प्रोसीजर परफॉर्म कर ले। फिर उसके बाद कॉस्ट एनालिसिस, ये अगेन वो एक 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 अगेन इससे रेलिवेंट तो नहीं बनती, लेकिन अगेन जो है यही है कि अगर ऑडिटर ये समझता है कि कंफर्मेशन डिस्पैच करेंगे तो इट्स अ हाई कॉस्ट एलिमेंट, पता नहीं वो दूसरा पर्सन उसको रिप्लाई करता है या नहीं करता, रिस्पॉन्स रेट इज टू लो, तो इन केस ऑफ स्पॉट अगर आपको लगता है कि LC ओपन है, दैट्स द सिक्योर थिंग, तो आप फिर अदर प्रोसीजर्स के थ्रू भी इसको वेरिफिकेशन के साथ तो कर रहे होते हैं उसकी। तो लास्ट में यही है कि दिस ऑप्शन नॉट रिलायबल, यूज द अल्टरनेट प्रोसीजर्स, कि अगर आपके पास कंफर्मेशन के नहीं भेज पा रहे तो डेफिनेटली क्या है कि आप फिर अदर प्रोसीजर्स को ही अल्टरनेट प्रोसीजर्स को ही वेरीफाई कर रहे होते हैं। अच्छा, अभी हमने ये चीज देखी कि जी देखिए, वो एक्सटेंड क्या होगी वो कल हमने डिस्कस किया कि सैम्पलिंग के थ्रू आपने सैंपल डिजाइन करना है। उसमें हमने सैंपल डिजाइन कर लिया कि इतनी पार्टीज को कंफर्मेशन में करनी है। वो अगेन वो फॉर्मूला सारे रूल्स वो वही होंगे जो कल हम डिस्कस किया था सैम्पलिंग से रिलेटेड, वहां से आएगा, तो वही एक्सटेंड वहीं से डिफाइन होगी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली कि इतनी मैंने कंफर्मेशन डिस्पैच करनी, इतना जो है ना वो मैं बैलेंस को कंफर्म कर रहा हूँ। अगेन फिर अप्रोच पर डिपेंड करता है एंड ऑडिटर की कि उसने कौन से बैलेंसेस को टारगेट करवाना है उसका। अगेन अप्रोच पर डिपेंड करेगा ना, कि अगर आपको लगता है कि रिस्क असेसमेंट की बेस पर आपको लगता है कि दीज आर द हाई रिस्की आइटम, तो इसको तो मुझे लाजमी वेरीफाई वो करवाना है। दीज आर द लेस रिस्की, तो इस केस में मैं इसको यूं अप्रोच ऑप्ट कर लूं तो ये मैं वेरिफिकेशन कर सकता हूँ। इट्स ऑल अबाउट अ सैम्पलिंग अप्रोच, हम कैसे इसको लेके चल रहे हैं। तो कल मैंने एक जो ट्रेड एड्स का एक रिसीवेबल में एक अप्रोच का दिखाया भी था कि उसमें ऑडिटर ये भी कर सकता है कि मटेरियलिटी से ऊपर वाले जितनी भी पार्टीज हैं, क्योंकि उसमें रिस्क सबसे ज्यादा है, वो कहता है मैंने इन सबको वेरीफाई करना है। मे भी शायद होता है कि उससे बिलो वाली और परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से बिलो वाली, या ट्रिविलिटी से अबव वाली और परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से बिलो वाली, उस पर सैंपल कर ले कुछ। ठीक है, उसको ट्रिविलिटी से बिलो वाले जो स्टैंडर्ड ये कहता है ना कि आपने ये चीज भी देखनी है कि जीरो बैलेंसेस वालों को भी आप कंफर्मेशन भेजेंगे। ऐसा ना हो कि कोई एक ऐसी पार्टी हो जिसके साथ एंटिटी ने सेल की है, लेकिन एंटिटी ने उसको सेल को रिकॉग्नाइज नहीं किया, अंडरस्टेटमेंट का रिस्क जो ना आपको लगता है, तो जीरो बैलेंसेस वालों को भी वो कहता है आप कंफर्मेशन भिजवाएं। तो इट्स ऑल अबाउट द अप्रोच आप कैसे लेके चल रहे हैं। ठीक है, एक्सटेंड वहीं से आएगी। अच्छा, इसमें जो अगेन जो है ना वो परसेंटेज डेफिनेटली जो है ना वो प्रिस्क्राइब कहीं पर भी नहीं है इसकी। तो इसमें यही कि सैंपल डिजाइन आप कैसे कर रहे हैं आप। सही। अगर तो सैंपल डिजाइन आप प्योरली जो कल हमने अर्थमेटिक फार्मूला किया, सिर्फ आपने रिस्ट्रिक्ट रहना है ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ दैट
तो उसमें भी रह सकते हैं आप, क्योंकि स्टैंडर्ड में इस पर कोई गाइडेंस नहीं है। उसमें कहता है आप सैंपल ड्रॉ करें किस तरह से कर रहे हैं आप। आपको लगता है कि आपका रिस्क ज्यादा है, तो आप कहते हैं कि मटेरियलिटी से ऊपर वाली जितनी भी पार्टी हैं, चाहे वो 100 हो, चाहे वो 30 हो, 40 हो, 50 हो, मैंने उन सबको करना है, क्योंकि मेरा रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है, तो मैं उनको 40-50 वो उठा लूंगा। फिर रेस्ट ऑफ के ऊपर मैं पॉपुलेशन के ऊपर वो चीज करूंगा। इट्स ऑल अबाउट मेरी अप्रोच क्या है, मैंने उससे सैम्पलिंग ड्रॉ करूंगा। फिर डेफिनेटली यही है ना कि अगर तो ईच बैलेंस मेरा मटेरियलिटी से बिलो है, तो फिर मैं क्या करूंगा, सैंपल का जो अर्थमेटिक फार्मूला है उस मुताबिक मैं नंबर ऑफ पार्टी सिलेक्ट करूंगा। अब देखूंगा उनमें से कौन कौन सी पार्टीज मेरी सिलेक्ट होनी चाहिए, उनमें मैं कन्फर्मेशन कर लूंगा। अगेन वही चीज है कि आपकी रिस्क असेसमेंट कैसे है। आपने जो ना वो जो प्लानिंग स्टेज पर बैठ कर आपने क्या चीज प्लान की है इसकी, आपने क्या देखा कि कौन सा एरिया आपका रिस्की है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने पहले बात की कि जो रिसीवेबल इज द की थिंग वो होती है, तो उसमें ऑडिटर्स नॉर्मली ये कर रहा होता है कि अपने प्रोसीजर से ज्यादा एक्सटेंड कर रहा होता है रिसीवेबल्स के ऊपर, तो उसमें ज्यादा एक्सटेंड को कवर कर रहा होता है। अगर अदर केसेस में देखो डेफिनेटली वो कुछ और कर रहा होगा। अगर तुम बैलेंसेस इंडिविजुअल बैलेंसेस हैं ही मटेरियलिटी से बिलो, तो फिर डेफिनेटली फिर यही है कि आपका रिस्क मॉडरेट हो गया, रिस्क मॉडरेट या लो हो गया, तो आप उसके अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, अपने प्रोसीजर्स को टेलर कर लेंगे। सही। अच्छा, बात का ये भी होता है कि एक पार्टी है सब्सिक्वेंटली 100% क्लियर हो गई है बिफोर साइनिंग ऑफ द ऑर्डर रिपोर्ट, क्या इस केस में भी ऐसे मैंडेटरी टू डिस्पैच अ कंफर्मेशन? अच्छा, इसमें अगेन यही है कि आप जो प्रोसीजर्स लगा रहे हैं उसकी टाइमिंग क्या है उसकी। अगर तो आपको लगता है कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपने ये प्रोसीजर एक्सटेंड करना, तो उस टाइम तक कंफर्मेशन रिसीव होगी, सॉरी आपको फंड रिसीव हो गए हुए हैं, ऑल अमाउंट जो ना वो सेटल्ड हो गई हुई है, तो डेफिनेटली आप एक मे भी शायद ये कर सकते हैं कि इसको एक्सक्लूड कर दें। लेकिन एक सेफर साइड पे ये होता है कि शायद उसका बैलेंस जीरो हो गया है, तो वो बैलेंस इटसेल्फ एक मटेरियल अमाउंट था एज एट द रिपोर्टिंग डेट। आप फिर भी उसको असेस करना चाह रहे हैं कि ये वेदर कि ये बैलेंसेस रिपोर्टिंग डेट पर एग्जिस्ट करते भी थे या नहीं करते थे। इसकी केस इस तरह एग्जांपल हो सकती है, फॉर एग्जांपल क्योंकि आप सब्सिक्वेंट रिसीट वेरीफाई कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा शायद मे बी एम्बिग्विटी हो सकती है कि ऑडिटर को ये लगे कि शायद पता नहीं ये रिसीवेबल का बैलेंस एक्चुअली ही जो जून का मंथ में ही सेल हुई थी, मे बी शायद इसका कुछ पोर्शन जुलाई में हुआ था और रिसीट भी जुलाई के मंथ ही आ गई है, तो उस में मे बी शायद वो कंक्लूड करे कि नहीं मुझे जून के मंथ में कंफर्मेशन लाजमी भेजनी चाहिए। इट्स ऑल अबाउट अप्रोच कि आप कैसे इसको लेके चल रहे हैं। अच्छा, एक से क्वेश्चन ये भी है कि आपकी जो ऑडिट असर्शंस हैं वो एग्जिस्टेंस है, कंप्लीटनेस है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं, तो कंफर्मेशन जो है डिस्पैच करते हैं हम यूजुअली, ये तो आपको एग्जिस्टेंस बताती है बैलेंस की एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उससे जो कंप्लीटनेस है, वैल्यूएशन है, कट ऑफ एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन कंप्लीटनेस मेनली एप्लीकेबल होती है। तो क्या हमें एक कंफर्मेशन बैलेंस कंफर्म हो गया है तो इट इज सफिशिएंट कि ये इसकी वैल्यू भी कंफर्म हो गई है, कंप्लीटनेस भी हो गई है, राइट्स भी एस्टेब्लिश हो गए हैं, अच्छा या अभी हमें हमने बाकी असर्शन भी सेपरेटली टेस्ट करने चाहिए? अच्छा अभी मैंने अभी डिस्कस किया है कि हमारे पास 4 असर्शन हैं, 4 असर्शन हैं जो रिसीवर्स के लिए। एग्जिस्टेंस है, कंफर्मेशन के थ्रू आपकी एग्जिस्टेंस वेरीफाई होगी। कंप्लीटनेस है, आपको पता चलेगा उस पार्टी ने कंफर्म किया, फॉर एग्जांपल 100 मिलियन का बैलेंस था, उसने कंफर्म कर दिया कंप्लीटली रिकॉर्डेड इसका है। फिर उसके बाद आगे इसकी वैल्यूएशन का है, तो वैल्यूएशन के लिए आपको एक एक्स्ट्रा प्रोसीजर परफॉर्म करना है, उसको हम बात करते हैं। राइट्स डेफिनेटली उसने कंफर्म कर दिया तो आपको होगा राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। कॉन्फर्मेशन के थ्रू ये तीनों असर्शन वेरीफाई हो सकती हैं। फोर्थ वन इज द वैल्यूएशन, वो हो सकता है आपकी वेरीफाई ना हो सके, ऑल्दो कि वो वैल्यू कंफर्म कर रहा है उसकी, लेकिन हो सकता है आपकी वैल्यूएशन कंफर्म ना हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसकी एबिलिटी टू पे जो है वो जो ना इम्पेयर हो गई है एज एट द जो रिपोर्टिंग डेट, या उससे पहले तक आप तो ये कर रहे थे कि भाई उसको बैलेंसेस कर रहे थे, लेकिन खास टाइम से उसका स्टैटिक बैलेंस चलता आ रहा है। अब आपको रिपोर्टिंग डेट पर पहुंचे हैं और आपको लगा यार कि ये उसने कंफर्म तो कर दिया है, लेकिन उसकी वैल्यूएशन डाउट आ गई। क्यों? क्योंकि जो उसकी जो एबिलिटी टू पे है वो इम्पेयर हो गई है, तो उस समय फिर वैल्यूएशन के लिए आपको जो ईसीएल की वर्किंग है वो परफॉर्म करनी पड़ेगी, वो सारी चीज आएगी इसमें। और ये जो फॉलोअप है उसमें कितने रिमाइंडर्स एटलीस्ट होने चाहिए? एटलीस्ट 2 तो होने चाहिए। 2 होने 2 तो चाहिए। होने चाहिए कि आप कंफर्मेशन डिस्पैच करें, उसके बाद फर्स्ट रिमाइंडर और उसका थर्ड रिमाइंडर, इनका 3 टाइम्स आप कंफर्मेशन को डिस्पैच कर रहे हो। थैंक यू सर। कुछ इंस्टेंसेस में क्यूसीआर डिपार्टमेंट कंफर्मेशन मौजूद होती हैं वो, लेकिन फिर भी कहते हैं कि सब्सिक्वेंट वेरिफिकेशन आपने नहीं करी हुई, तो इसमें क्या कहेंगे कि कंफर्मेशन एक रिसीव हो गई है, क्या वो एक वैलिड एविडेंस नहीं है, फिर भी हमें सब्सिक्वेंट वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ रही है? देखिए, मैंने अपनी बात स्टार्ट यहीं से की थी कि द फर्स्ट द प्रोसीजर अवेलेबल टू ऑडिटर दैट द डायरेक्ट प्रोसीजर कंफर्मेशन। कंफर्मेशन आ गई है तो यू नीड नॉट टू वर्क एनीथिंग, क्योंकि जो आपने देखा सब्सिक्वेंट रिसीट दैट्स द अल्टरनेट प्रोसीजर।
वो ऑल्टरनेट है किसका, कॉन्फर्मेशन का। कॉन्फर्मेशन नहीं आएगी तो आप ऑल्टरनेट प्रोसीजर एक्सटेंड करेंगे। नॉर्मली ऑडिटर बेसिकली क्या करता है, हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि हम लोग जैसे ही फॉर एग्जांपल रिसीवर के ऊपर टेस्टिंग स्टार्ट की, कन्फर्मेशन डिस्पैच कर दी, जो चूंकि टाइम इटसेल्फ एक काफी ज्यादा लिमिटेड सा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं नॉर्मल प्रोसीजर के साथ साथ सब्सिक्वेंट प्रोसीजर भी परफॉर्म कर लेते हैं। हम देखते हैं यार पता नहीं कन्फर्मेशन का रिप्लाई आता है कब आएगा, ठीक है, अभी मैंने चूंकि अपना एक एरिया है कंक्लूड करना है, तो उस सूरत में मुझे क्या करना चाहिए, तो उसमें भी यही है कि वो ये कंक्लूड करता है कि मैं सब्सिक्वेंट प्रोसीजर साथ ही कर लूँ। हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद आपको कंफर्मेशन ही आ जाए, ठीक है। तो कंफर्मेशन इज द डेट जो आपके पास प्रोसीजर है जो आपको अपने परफॉर्म करना ही करना है इसका। कि जी जी बास का आप कंफर्मेशन का रिप्लाई नहीं आता, आप सब्सीक्वेंट करते हैं, लेकिन टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट 100% सब्सीक्वेंट नहीं हुई है, फॉर एग्जांपल 70% हो गई, 50 हुई है, तो इस केस में इट इज सफिशिएंट कि 70% क्लियर हो गया है, रनिंग बैलेंस है, तो इससे आप इंश्योर कर सकते हैं कि बैलेंस जो कट ऑफ डेट पे था वो एग्जिस्ट भी करता है, कंप्लीट है और वैल्यू भी ठीक है। अच्छा, या इसमें हमने कल बात की थी, हमने कहा था कि सैंपल ड्रॉ किया आपने, सैंपल कॉन्फर्मेशन के लिए मैंने फॉर एग्जाम्पल 10 पार्टी सेलेक्ट कर ली कि इन 10 कस्टमर्स को मैंने बैलेंसेस वेरीफाई करना है। अब मैंने उन बैलेंसेस को वेरीफाई करना है कॉन्फर्मेशन के थ्रू, नहीं आ रही, सब्सिक्वेंट प्रोसीजर्स नहीं आ रहे, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि 50-60% हुआ है, आपका रिस्क कवर नहीं हुआ, देन गो टू द इनवॉइस टेस्टिंग और टारगेट टेस्टिंग, फिर आपको उसके थर्ड प्रोसीजर पर जाना पड़ेगा। थर्ड प्रोसीजर जो होगा उसमें फिर जो रिमेनिंग बैलेंस आपने 100% वाइज से एग्जैक्टली, देखनी है या उसमें सैंपल कर सकते हैं? नहीं नहीं एग्जैक्टली, वो तो आपने पूरा बैलेंस वेरीफाई करना है कि आपकी जो फॉर एग्जांपल 100 मिलियन का बैलेंस है एक पार्टी से रिसीवेबल, तो वो 100 मिलियन कैसे बना आपका, ओके। वो आपका कैसे बना, वो आपको डॉक्यूमेंट करना है, आपको टेस्ट लगाना है उसको। नहीं, उस केस में ये हो सकता है कि आपने 70% थ्रू सब्सीक्वेंट क्लियर चेक कर लिए हैं और बाकी 30% जो लेटेस्ट इनवाइस चेक हाँ करना ये है हो अगर सकता ऐसे। है, डेफिनेटली ये हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि 100 मिलियन कंप्राइजेस ऑफ 5 इनवाइसेस, 3 इनवाइसेस सब्सिक्वेंटली रिकवर होगी, 2 इनवाइसेस येट टू बी पेड, तो 2 इनवाइसेस के ऊपर वो प्रोसीजर एक्सटेंड करेंगे। तो जब इसको कंक्लूड कर रहे होंगे तो हमने तीनों प्रोसीजर्स को साइमल्टेनियसली सामने रखना है। हम कहेंगे कि कंफर्मेशन के थ्रू ये वेरीफाई हो गया, आपका ये बैलेंस है इनवॉइस टेस्टिंग के थ्रू हुआ, ये अल्टरनेट प्रोसीजर पे हुआ, दैट डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूट द 100% बैलेंस ऑफ द रिस्पेक्टिव पार्टी, वो हमने वेरीफाई कर लिया इसका। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। अभी टी ब्रेक कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है कि एक पहली बात तो ये है कि 2-3 रिमाइंडर भेजने के लिए तो उस वक्त टाइम ही नहीं होता। दूसरा ये है कि जो नॉर्मल प्रोसेस देखी गई है कि वो उसमें जिसका कोई बैलेंस का डिफरेंस होता है वो जरूर कंफर्म करता है, उसके बाद उसके अलावा कोई भी जो है रिस्पॉन्स नहीं देता। इस पे आप क्या कहेंगे? सॉरी आपकी ना थोड़ी आवाज क्लियर नहीं थी, दोबारा क्वेश्चन पूछते हैं जरा। अच्छा, मैंने कहा जी एक तो ये है कि हमारे पास इतना ऑडिट के दौरान टाइम नहीं होता कि हम 3 रिमाइंडर दें या 2 रिमाइंडर ही बन दें। दूसरा ये है कि नॉर्मली ये देखा गया है कि जिस पार्टी का जो हम कंफर्मेशन भेजते हैं, जिस पार्टी के बैलेंस में डिफरेंस होता है ना, वो देख के भेजता है जरूर के भी वो इतना डिफरेंस है, ये बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस है, लेकिन बाकी जो है वो रिस्पॉन्स बहुत पुअर होता है। जी, आपके बेसिकली 2 क्वेश्चन थे। एक तो ये था कि टाइम बड़ा शॉर्ट होता है जिसमें हम रिमाइंडर्स नहीं भेज पाते, और दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि कस्टमर ने बैलेंस कंफर्म किया, वो डिफर कर गया फ्रॉम द रिकॉर्डेड बैलेंस। तो उसमें जो पहली चीज़ है कि रिमाइंडर्स का है, तो डेफिनेटली ऑडिटर ने अपने जो लिमिटेड टाइम है उसमें रहकर उस चीज़ करनी है। तो पहले तो चीज़ है कि कॉन्फर्मेशन डिस्पैच करे, और पहली कॉन्फर्मेशन डिस्पैच करने और फर्स्ट रिमाइंडर में इतना टाइम तो होता ही है कि आप फर्स्ट रिमाइंडर एटलीस्ट जरूर उसका वो कर लें। तो उसमें फॉर एग्जाम्पल 7-8 दिन, 10 दिन या 15 दिन का टाइम तो एटलीस्ट वो मिल ही रहा होता है इसमें, तो आप फर्स्ट रिमाइंडर तक तो कर सकते हैं। क्योंकि आपने ऑडिट कंक्लूड करना है, तो उस सूरत में भी क्या है कि जब तक आपकी ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं हो जाती, तब तक जो है ना आप अपने प्रोसीजर जो है वो सब्सिक्वेंट सीट्स है या अल्टरनेट प्रोसीजर है उनको आप परफॉर्म कर लें। अगर फॉर एग्जांपल आपने जो ऑडिट है कंक्लूड किया फॉर एग्जांपल 31 जुलाई के ऊपर, लेकिन रिपोर्ट साइन जाके हुई है 31 अगस्त के ऊपर, तो फिर डेफिनेटली आपको प्रोसीजर्स जो है ना वो इसकी कंफर्मेशन वाले वो करने पड़ेंगे, क्योंकि सब्सिक्वेंट जो आपकी जो उसकी है रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टिल द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट साइनिंग तक ही आएगी। तो तब तक आपको प्रोसीजर सारे के सारे परफॉर्म करने पड़ेंगे इसकी। लेकिन ये है कि अगर टाइम शॉर्ट है तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे, आप अल्टरनेट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लेंगे। सेकंड जो चीज़ है कि अगर कॉन्फर्मेशन का रिप्लाई आया है, उसमें ऑडिटर ने जो कस्टमर था उसने डिफरेंट बैलेंस कंफर्म किया है, तो डेफिनेटली इसमें क्या होगा कि आप मैनेजमेंट को ही कहेंगे कि आप इसकी रिकंसिलेशन प्रोवाइड करें,
क्योंकि इसकी रिकंसिलेशन डेफिनेटली वो प्रोवाइड करना मैनेजमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वही आपको ये चीज़ श्योरेंस दे रही होगी कि आपका बैलेंस कंप्लीटली रिकॉर्डेड है या नहीं है। उसी रिकंसिलेशन की बेस के ऊपर आप असेस करेंगे कि आपका बैलेंस आइदर ओवरस्टेटेड है या अंडरस्टेटेड है, उसकी बेस के ऊपर आप आगे लेके चलेंगे। तो इसलिए रिकंसिलेशन प्रोवाइड करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें है चीज। सर इसका टाइम प्रिस्क्राइब नहीं है कि कितना है, तो इसमें नॉर्मली ऑडिटर खुद से असेस करते हैं कि 10 डेज का टाइम रखना है या 15 डेज का या 7 डेज का है। इट्स ऑल अबाउट द टाइम लाइन्स आपके पास जो अवेलेबल है, उसमें रह के जो है ना आपने चीज़ को करनी है। ये हमने टी ब्रेक से पहले जो है ना वो रिसीवर्स के जो की प्रोसीजर्स थे उनको हमने डिस्कस किया था। उन प्रोसीजर्स में एक की प्रोसीजर था जिसको हमने डिस्कस किया, वो था एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस इन द टर्म्स कि हमने वैल्यूएशन को भी वेरीफाई करना है जो बैलेंसेस हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपीयर कर रहे हैं। तो जो वैल्यूएशन हमने कहा कि ठीक है कॉन्फर्मेशन के थ्रू हमारी डिफरेंट एजर्शंस वेरीफाई हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं शायद ऐसा ना हो कि जो अमाउंट हमने बुक्स में रिकॉर्ड की है वो रिकवरेबल ही ना हो, अमाउंट रिकवरेबिलिटी इन डाउट हो जाए। तो उस वक्त में फिर जो अप्रोच जो स्टैंडर्ड में बताता है कि आपने क्या करना है कि एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस आपने उस जो बैलेंस रिकग्नाइज्ड है उसके ऊपर जो है ना आपने देखना है कितनी अमाउंट आपको रिकवरेबल है और कितनी अमाउंट रिकवरेबल नहीं है इसकी। इससे प्रीवियस जो स्टैंडर्ड IAS 39 था उसके अंदर वो इंकर्ड अप्रोच के ऊपर वो चलता था। इंकर्ड अप्रोच का मतलब ये होता है कि जब एक्चुअल में एक इवेंट हैपन होगा तो उस टाइम पर आपने लॉस को रिकग्नाइज करना है। बरक्स डेट अप्रोच के IFRS 9 ने कहा कि आपने डे फर्स्ट से जब से आपने फाइनेंशियल एसेट्स को रिकग्नाइज करना है तो डे फर्स्ट से आपने ये एक्सपेक्ट करना शुरू कर देना है कि आपको कितनी अमाउंट रिकवरेबिलिटी नहीं है। उसका अपना एक साइंस है, अपनी एक जो ना वो अप्रोच है कि कैसे जो ना वो कैलकुलेट उसकी वो होगी। जो IFRS 9 है जो ECL को डील करता है, ECL से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रिस्क्राइब करता है, वो हमें दो अप्रोचेस को बताता है, एक जो ना जनरल अप्रोच है और एक सिंप्लीफाइड अप्रोच है। अगर हम मोर स्पेसिफिकली होकर चलें, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो ट्रेड रिसीवेबल से परटेन करता है, तो ट्रेड रिसीवेबल से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपने सिंप्लीफाइड अप्रोच पे ही रहना है। जो अदर देन जो ट्रेड रिसीवेबल्स होंगे उनके ऊपर जनरल अप्रोच के ऊपर आएगा। तो हमारा जो कंसर्न होगा वो यही है कि सिंप्लीफाइड अप्रोच पे होंगे जहां पर नो स्टेजिंग, कोई किसी के स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 कुछ भी नहीं होगा, नो स्टेजिंग क्राइटेरिया, और हम लोग जो भी होगा इंस्ट्रूमेंट उसको लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड को ही लेके चल रहे होंगे। तो हमारे लिए जो रेलिवेंट है वो सिंप्लीफाइड अप्रोच की ही है। अब सिंप्लीफाइड अप्रोच की हम जब बात करते हैं कि सिंप्लीफाइड अप्रोच फॉरवर्ड, सिंप्लीफाइड अप्रोच टू कैलकुलेट एक्चुअली द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, कि कितनी अमाउंट आपको लगता है या क्या परसेंटेज है जो आपको लगती है कि ये अमाउंट रिकवरेबल नहीं है इसकी। तो उसका एक मैकेनिज्म है सिंप्लीफाइड अप्रोच में, उसमें वो सिंपल कहता है कि आप एज बकेट्स लें। एज बकेट्स का मतलब यह है कि आप क्लाइंट से एज एनालिसिस ले लें, एजिंग जो है ना वो क्लाइंट से ले लें। उन एज एनालिसिस के ऊपर देखें कि बैलेंसेस कितने स्पीडी के साथ रोल ओवर होते हैं फ्रॉम वन एज ब्रैकेट टू द अदर एज ब्रैकेट, जो कि आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि ये बैलेंसेस आहिस्ता आहिस्ता एज होना शुरू हो रहे हैं। तो ये जो एक छोटी सी स्लाइड बनाई है जस्ट टू कैलकुलेट द रोल ओवर रेट या फ्लो रेट, कि एक बैलेंसेस अगर एक एज ब्रैकेट से दूसरी एज ब्रैकेट में जा रहा तो उसकी वो परसेंटेज क्या रह रही है। अब इसका कैलकुलेट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग फ्लो रेट कैलकुलेट कर रहे होंगे तो अल्टीमेटली दैट द फ्लो रेट विल ट्रांसलेट इनटू द क्रेडिट लॉस, जो अल्टीमेटली जब हम लोग डिफरेंट मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स उसके अंदर इम्बेड कर देंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, PD इसको बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट या क्रेडिट लॉस रेट हम इसको कह रहे हैं। वो फिर हमारी जो डिफरेंट जो एज बकेट्स होती हैं, जो एजिंग एज एनालिसिस में हमारे पास बैलेंसेस अवेलेबल होते हैं, उन पर अप्लाई करते हैं और हम कहते हैं कि हमारी इतनी जो है वो प्रोविजन बुक होनी चाहिए इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसमें अभी फिलहाल फॉर सिंप्लिसिटी 2 मंथ्स की एजिंग ली है, ताकि सिर्फ जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ जस्ट है और कुछ भी नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मई में बैलेंस था 456 मिलियन का बैलेंस था, तो डेफिनेटली आपने कहा कि इसकी एजिंग कितनी है, कि ये लेस देन 30 डेज है। अब जब मई में आप खड़े होकर देख रहे थे, उस बैलेंस को असेस कर रहे थे, आपने कहा कि ये 456 मिलियन, इसकी एज क्या है कि लेस देन 30 डेज। जब जून में मंथ में जाकर देखेंगे डेफिनेटली जून में आपको क्या होगा, कुछ ना कुछ अमाउंट रिकवर होगी। जो अमाउंट रिकवर हो जाएगी वो तो रिकवरेबिलिटी होगी, जो रिकवर नहीं होगी वो अगले महीने की एजिंग में चला जाएगा। ठीक है,
तो जो 456 में से जो बैलेंस जून की मंथ में कंपोज होगा वो आएगा 175 मिलियन। तो 175 बेसिकली कहां से आ रहा होगा? 456 में से। तो ये आ गया कि एक बैलेंस जो रोल ओवर हुआ है फ्रॉम वन मंथ टू द अदर मंथ। तो वहां पर हम एक निकाल लेंगे फ्लो रेट, या इसको रोल ओवर रेट कहेंगे। डैश निकला 38.39%। इसी तरह हम लोग एक एक एज ब्रैकेट के ऊपर हम लोग उसको कंप्यूट करते चले जाएंगे, तो हमारे पास एक क्या होगा? फ्लो रेट की कैलकुलेशन हमारे पास आ जाएगी। अब ये फ्लो रेट हमने सिर्फ अभी एक एज ब्रैकेट एक मंथ के ऊपर निकाला है। बेस्ट अप्रोच तो यही है कि हम लोग ये वर्किंग करें स्प्रेड हो लास्ट 3 इयर्स के डाटा के ऊपर, क्योंकि आपने इसकी बेस पर एक हिस्टोरिक ट्रेंड डेवलप करना है। हिस्टोरिक ट्रेंड के लिए क्या है कि जितनी इंफॉर्मेशन ज़्यादा होगी आपको उसको एक्सप्लेन करना या उसको वर्किंग करना रिलेटिवली ईजी है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कोई कंस्ट्रेंट है तो एटलीस्ट 1 ईयर का डाटा तो आपके पास होना चाहिए कि लास्ट ईयर की एजिंग क्या थी उसकी, मंथ वाइज एजिंग। क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा ना मई जून, तो यहाँ पे मंथली एजिंग आपकी लास्ट ईयर की पूरी की होनी जरूरी है इसकी। अब ये एक कैलकुलेशन है बेस्ड अपॉन जो मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताया कि फ्रॉम वन मंथ टू द अदर मंथ बैलेंस रोल ओवर हुआ, तो उसकी बेस पर बैलेंस क्या बन रहे हैं। तो उसकी बेस के ऊपर ये एक डाटा है 12 मंथ्स का, उसकी बेस के ऊपर कैलकुलेशन वो की है कि 30 डेज में इनके फ्लो रेट कैसे कैलकुलेट हुए, ये कैसे कैलकुलेट हुए, इन एंड सो ऑन। ठीक है, जब आप ये कैलकुलेशन कर लेंगे तो एट द एंड फिर आपने क्या करना है? इनका एवरेज ले लेना, एक एवरेज आ जाएगा। ठीक है, हर एज ब्रैकेट का एक एवरेज निकल आएगा कि इतना बैलेंस है जो कि जब भी यहां से अगली एज ब्रैकेट में जाता है तो इतना बैलेंस जो है ना रोल ओवर होता है फ्रॉम वन एज ब्रैकेट टू द अदर एज ब्रैकेट। तो ये एक कैलकुलेशन होती है जिसको हम लास्ट में फिर क्या करते हैं, उसको इसका एवरेज ले लेते हैं। अच्छा, ये जो एवरेज निकल आई है, अभी हमने बात की डेफिनेटली ये फ्लो रेट निकला है। फ्लो रेट डेफिनेटली हम क्या करेंगे? इम्बेड करेंगे इन द वर्किंग, जहां पर हम लोग अकाउंट फॉर करेंगे एक एलिमेंट है। ये तो भी था हिस्टोरिक ट्रेंड। डेफिनेट स्टैंडर्ड कहता है आपने क्या करना है? फॉरवर्ड लुकिंग फैक्टर्स को भी देखना है। फॉरवर्ड लुकिंग फैक्टर्स में क्या क्या है, क्या क्या चीज़ होती है फॉरवर्ड लुकिंग फैक्टर में, जिसमें कहता है मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को देखना है। तो हमारे पास जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स अवेलेबल हैं कौन कौन से हैं? सॉरी, जीडीपी हो सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट का हो सकता है, जो नॉर्मली जो है ना हम लोग इसमें देख रहे होंगे कि डिफरेंट जो आगे इन्फ्लेशन हो सकती है। ठीक है, ये जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है जिसको फॉरवर्ड लुकिंग फैक्टर के तौर पर कह रहा था, उसको आपने एम्बेड करना है। अब इसमें यही हो गया कि ये तो आ गई ना एज बैलेंस, एजिंग आ गई। जो सिंपल आप क्लाइंट से एजिंग ले लेंगे कि आप रिपोर्टिंग डेट पर बैठ कर क्लाइंट को कहा कि ठीक है मुझे 30 जून की ना एजिंग दे दें, उसने आपको एजिंग दे दी। अब ये कॉलम है सिक्योरिटी डिपॉजिट का। सिक्योरिटी डिपॉजिट में यही है कि अगर कोई फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर से आपने इन एडवांस डिपॉजिट लिया हुआ है, तो डेफिनेटली अगर वो डिफॉल्ट करता भी है तो आपके पास क्या होगा? बैक पर वो डिपॉजिट होगा, उसको आप क्या करेंगे? एडजस्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद ये आ जाएगा एक्सपोजर डिफॉल्ट, ईएडी बोलते हैं इसको, एक्सपोजर डिफॉल्ट। एक्सपोजर डिफॉल्ट का मतलब ये है कि जो बैलेंस अल्टीमेटली ट्रांसलेट होगा इनटू द लॉस, तो एक्सपोजर डिफॉल्ट आ गया। अब पिछली स्लाइड के अंदर हमने फ्लो रेट की कैलकुलेशन की। फ्लो रेट की जो कैलकुलेशन जिस जिस एज ब्रैकेट की थी उसके सामने उसको हमने पोर्ट्रे कर दिया कि ये बैलेंसेस परसेंटेजेस हैं रिस्पेक्टिव एज में ये आ रही है इसकी। फिर उसके बाद आ गया मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की अपनी कैलकुलेशन होती है जिसमें हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को देख रहे होते हैं, फिर हम जीडीपी इन्फ्लेशन को देख रहे होते हैं, फिर उनके जो एब्सोल्यूट चेंज की फिगर होती है उसको हम लोग क्या करते हैं? इस फ्लो रेट में एडजस्ट करते हैं, तो एडजस्टेड हमारे पास फ्लो रेट की फिगर आ जाती है। अब हमने एडजस्टेड फ्लो रेट निकाल लिया फॉर द ईच रिस्पेक्टिव एज ब्रैकेट। अब हम अगला स्टेप करने चाह रहे हैं, दैट्स अ की थिंग, जिसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट या क्रेडिट लॉस रेट। अब वो कैसे आएगा? हम लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जब भी बैलेंस यहां पर आता है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो यहां से यहां, यहां से यहां और एज ब्रैकेट में आगे चलता जाएगा। प्रोबेबिलिटी क्या उसकी? तो उसमें क्या होता है कि एक साइंस इसमें इन्वॉल्व होती है जिसमें कहता है कि प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी, प्रोबेबिलिटी डिफॉल्ट। तो वो क्या कहता है कि आप जिस एज ब्रैकेट में है उनके ना आप प्रोडक्ट ले लें। तो जिस वन यहाँ पर है तो आप क्या करेंगे? इन वाली सब एलिमेंट का क्या करेंगे? प्रोडक्ट ले लेंगे, तो उसका एक प्रोबेबिलिटी निकल आएगी, डिफॉल्ट रेट निकल आएगा। जब आप नेक्स्ट एज ब्रैकेट में जाएंगे तो सेम उसके साथ भी यही करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे तो उसके साथ भी ये होगा, नेक्स्ट उसके साथ भी ये होगा, और नेक्स्ट उसके साथ भी ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। और आप ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे एज ब्रैकेट बढ़ती चली जा रही है, जैसे जैसे हम लोग टाइम होराइजन बढ़ता चला जा रहा है, 30 डेज, 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120, 120 से 180 एंड 360,
तो डेफिनेटली आपका रिस्क क्या आना शुरू हो गया, वो बढ़ना शुरू हो गया, इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो इसलिए आपका ये जो लॉस रेट है ये भी बढ़ना शुरू हो गया। यहाँ एक छोटी सी एक नॉर्मली है कि जब आपको यहाँ पर फ्लोट रेट 100% था तो ये 15% मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर एम्बेड होना था, ये 100 ही रहना था, ठीक है, ये 115 नहीं हो सकता। ये एक छोटी सी एक थी, मैंने कहा आपको बता दूं, ये 100 ही रहेगा इसको। बाकी आप ये देखें कि जैसे जैसे एज्ड बैलेंसेस होते चले जा रहे हैं, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट क्या होना शुरू हो गई है, बढ़ना शुरू हो गई है। तो इसको क्या करेंगे कि फिर डेफिनेटली ये जो लॉस रेट निकलेगा, इसको आप डायरेक्टली प्रोडक्ट ले रहे होंगे जिस एक्सपोजर डिफॉल्ट के साथ, तो आप कहेंगे कि आपके पास एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस की अमाउंट निकल आएगी। तो दिस इज जस्ट अर्थमेटिक फार्मूला जिसमें क्या है कि ये जो क्रेडिट लॉस रेट निकला है इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे एक्सपोजर डिफॉल्ट के साथ, तो आपकी वैल्यू निकल आएगी। सर ये बेसिकली जो डाटा आपके पास अवेलेबल होता है, स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो डिपार्टमेंट के पास भी होता है, आईएमएफ की वेबसाइट पे भी होता है जी। नहीं सर, इस सिंपल टास्क है, आप आईएमएफ की वेबसाइट पर जाएं तो वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है पाकिस्तान से रिलेटेड। ये हम लोग चूंकि पाकिस्तान एनवायरमेंट में बैठे हैं तो पाकिस्तान से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की, वो आपको इन्फॉर्मेशन वहां से मिल जाती है। सर अभी हम लोग चूंकि वो सिंप्लीफाइड अप्रोच पे रह रहे हैं, तो सिंप्लीफाइड में ये है कि सिंपली आप देखें कि भाई इसमें जो ना अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है कंट्री में, जो सी ना जीडीपी हो सकती है, तीसरा जो है ना वो इन्फ्लेशन हो सकता है। अभी मैं जब एक्सेल की शीट दिखाऊंगा ना तो उसमें मैं इसकी कैलकुलेशन बताऊंगा कि हाउ टू कंप्यूट द एब्सोल्यूट चेंज फिगर। सर मैं वहां पर एक्सेल की फिगर में जाके आपको दिखाऊंगा, ये चूंकि प्रेजेंटेशन में आपको चीज करनी है, तो वहां पर जो एब्सोल्यूट चेंज की जो फिगर होंगी वहां से मैं आपको ना ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कि ये फिगर्स कहाँ से आई हैं, उनको हम लोग फिगर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे और कैसे इसको एम्बेड करेंगे इसमें। इट्स नॉट वर्किंग। अच्छा यहाँ तक तो ये था कि ईसीएल की कैलकुलेशन कैसे होगी, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसकी बेस पर डेफिनेटली आपका एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस कैसे कैलकुलेट होगा। अब यहाँ तक तो ये अब डेफिनेटली जो भी इसकी कैलकुलेशन है, जैसे जो ऐसा भी कह रहे थे कि ये आपने मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट किया है, तो जब हम एक्सेल की शीट देखेंगे तो वहां पर ये बैलेंसेस आ रहे होंगे कि हमने कौन से ईयर का डाटा कहाँ से सोर्स से लिया है, फिर उसके बाद उसकी एब्सोल्यूट चेंज की फिगर हमने कैसे इसकी कैलकुलेट की और उसको फिर हम वर्किंग में कैसे लेके जा रहे होंगे इसको। अब उसके बाद बेसिकली जो ट्रेड रिसीवेबल से रिलेटेड ही डिस्क्लोजर्स का है। एक तो डिस्क्लोजर सिंपल सा ही है जो कि नॉर्मली एवरी एंटिटी जो ना एवरी मैनेजमेंट अकाउंट्स के अंदर वो दे रही होती है और ऑडिटर्स को वेरीफाई कर रहे होते हैं, क्या उसमें बताते हैं कि लोकल डेटर्स कौन से हैं और फॉरेन डेटर्स कौन से हैं, और फिर उसकी एक जो है ना बता रहे होते हैं एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस लेस होता है और नीचे क्लोजिंग बैलेंस आता है। इन एडिशन टू दैट जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है फ्रॉम एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, मेरा पर्पस था कि उसको मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर दूं और उसको हम थोड़ा सा लाउड थिंकिंग कर लें कि ये इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स कहाँ से आ रही है इसकी। तो पहला डिस्क्लोजर आपके पास ये आ रहा है ट्रेड रिसीवेबल्स का, एक्सपोर्ट से रिलेटेड है कि आपके पास आपने कहा कि टोटल सेल एक्सपोर्ट की ड्यूरिंग द ईयर ये किया आपने, और आपने कहा कि आपका जो ग्रोस बैलेंस रिसीवेबल एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग डेट कितना आ रहा है वो चीज़ आपने बतानी है। फिर आगे डिफॉल्ट अमाउंट बतानी है कि अगर इन केस कोई डिफॉल्टेड अमाउंट है, डिफॉल्टेड पार्टी है, तो उसका बैलेंस आप यहां पर चीज कर रहे होंगे। एनीवन कैन जो इसमें बता सके ये रिक्वायरमेंट किसकी है, आईएफआरएस की है, कंपनीज एक्ट की तरफ से आ रही है, फोर्थ या फिफ्थ स्केड्यूल से आ रही है, या कहां से आ रही है। एनीवन एनीवन कुछ भी आप तुक्का लगा ले, कोई मसला नहीं। एग्जैक्टली ये रिक्वायरमेंट कहां से आ रही है, क्योंकि जिस लोकल रिक्वायरमेंट, तो ये फोर्थ फिफ्थ स्केड्यूल से ये रिक्वायरमेंट आ रही है कि आपने ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है इसमें। उसके बाद फिर अगली जो रिक्वायरमेंट है कि भाई आपने अलाउंसेस फॉर द एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का बताना है कि आपका ओपनिंग बैलेंस क्या था ड्यूरिंग द ईयर, आपने जो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस कितना कैलकुलेट किया, चार्ज कितना बना, कितना बैलेंस है जो कि आपने राइट ऑफ या प्रोविजन को रिवर्स कर दिया, और क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा है। कोई ये बताना चाहिए कि ये रिक्वायरमेंट कहां से आ रही होगी, आईएफआरएस से आ रही होगी। अगर हम लोग थोड़ा सा प्रिसाइजली अगर होकर चले, हमने ये बात की कि रिसीवेबल इज द फाइनेंशियल एसेट,
और हमने इसको कहा कि ये कहाँ से आ रहा है फाइनेंशियल एसेट, IFRS 9। तो IFRS 9 से रिलेटेड जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है वो हमें कहाँ से मिलती है, IFRS 7 से। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा एक था कि ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स कहाँ से आ रही हैं, तो उसका वो थोड़ा सा लाउड थिंकिंग हो जाए इसके साथ। कुछ QCR की ऑब्जर्वेशन थी इससे रिलेटेड, वो ये थी कि भाई असेसमेंट जो है ना वो प्रॉपर्ली रिसीवर्स की नहीं की गई, जो प्रोविजन रिकग्नाइज होनी चाहिए थी वो रिकग्नाइज नहीं की गई, या फिर ये था कि कुछ एबिलिटी टू पे कस्टमर की नहीं थी तो उसकी वो असेसमेंट नहीं की गई, जो करेक्ट एप्लीकेशन है IFRS 9 की वो नहीं हुआ, उसका एक्यूरेसी कंप्लीटनेस जो एजिंग थी मूवमेंट की वो उसकी वो नहीं हुआ। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में भी देखेंगे तो बड़ा जो लिंक कर रहे हैं वो QCR वाले भी वो देखते हैं कि इसकी रिकवरेबिलिटी किस तरह से ऑडिटर्स ने देखी है, इसकी एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस की वर्किंग कैसे वो हुई है इसकी। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना उसको अपने ऑडिट में हम सब ने इसको देखना होता है। आप अपने प्रोसीजर्स को वैसे ही डिजाइन करेंगे ताकि अपने वर्किंग पेपर में इसको डॉक्यूमेंट कर सकें इसको। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल्स की यहां तक ये थी, एक्सक्यूज मी, जो ट्रेड रिसीवेबल का वो एक एक्सेल फाइल होगी वो ओपन कीजिएगा सर। तो अभी हम लोग रेवेन्यू पर जाने से पहले जो वर्किंग पेपर्स हैं से रिलेटेड रिसीवर्स के उनको देख लेंगे। उसमें जो की थिंग है जो ECL की कैलकुलेशन है उनको एक थोड़ा सा एक जो ना एक वर्किंग की है उसकी, तो उसको देख लेंगे। उनके अंदर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को हम लोग कैसे लेकर एब्सोल्यूट चेंज की फिगर को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम उसको देख लेंगे उसको। फिर उसके बाद डेफिनेटली वो जो अर्थमेटिकल फार्मूला वही है कि आप लॉस रेट कैलकुलेट करें, फ्लो रेट कैलकुलेट करें, फिर एडजस्टेड फ्लो रेट कैलकुलेट होगी इसकी, फिर उसका जो PD या क्रेडिट लॉस रेट निकलेगा, फिर आप उसको अप्लाई कर रहे होंगे एक्सपोजर डिफॉल्ट के ऊपर और कैलकुलेट कर रहे होंगे एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। ठीक है, तो अभी हम एक्सेल की फाइल देखते हैं कि उसमें जो वर्किंग पेपर्स हैं हमारे पास रिसीवेबल्स के वो कौन कौन से अवेलेबल हो सकते हैं इसके। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो वो आप पूछ सकते हैं, तब तक वो फाइल जो है ना वो अपलोड कर रहे हैं इसको। जी वालेकुम सलाम। ये ऐसे है कि हम जितनी मर्जी कैलकुलेशन कर लें, हम कहें कि ये जो ये ECL बनता है, क्लाइंट कहता है कि जी ये तो मेरी बड़ी अच्छी पार्टी है, मैंने तो खुद इसको टाइम दिया हुआ है और ये पैसे मुझे दे देगा और खुदा भी है। अक्सर ये होता है कि 2-2 साल पुराने जो है पैसे वो रिसीव हो जाते हैं, तो उसमें जो है वो ऑडिटर फिर क्या करे। अच्छा सर, इसमें बेसिकली जो भी हमने एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस की वो अप्रोच देखी है उसमें यही है कि आपने हिस्टोरिक ट्रेंड्स की बेसिस पर सारा लेके चल रहा हूँ। अगर तो वो पार्टी इसके अंदर है कि वो विद इन क्रेडिट पीरियड में ही अमाउंट पे कर देती है तो डेफिनेटली ऑडिटर्स क्या करेगा, उसको इस एलिमेंट को भी वर्किंग पेपर में इसको देख सकता है, वैल्यूएट कर सकता है कि कैसे उसकी अमाउंट उसकी रिकवर हो रही है इसकी। अगर तो रिकवरेबिलिटी क्या है, क्योंकि इसमें अगर आप देखें ना कि IFRS 9 की जो रिक्वायरमेंट है वो इसमें रिबर्टेबल प्रिजम्पशन क्या देता है, उसमें ये 30 डेज का टाइम पीरियड देता है कि भाई आप ठीक है 30 डेज तक अमाउंट नहीं रिकवर हुई ओके, लेकिन जैसे ही पास्ट जो 30 डेज हुए हैं तो वो कहता है अमाउंट तो आपके पास रिकवरेबल हो जानी चाहिए, तो उसको आपको अब ECL की वर्किंग में इसको लेके आना है। अगर तो अमाउंट विद इन ड्यू टाइम में नहीं आ रही और 30 डेज का टाइम पीरियड गुजर चुका हुआ तो फिर आप उसको कंसिडर करेंगे। अगर वो लगता है कि वो पार्टी जो ना वो अमाउंट रिकवर हो रही है विद इन ड्यू टाइम हो रही है तो डेफिनेटली जो ना वो ECL की वर्किंग में वो आ भी नहीं रहा होगा। वो अगर हम अभी एक्सेल की वर्किंग देखेंगे भी तो वो बैलेंसेस कॉन्स्टिट्यूट हो रहे होंगे इन द करंट बैलेंसेस, उनके ऊपर परसेंटेज भी जीरो अप्लाई हो रही होगी और उस पर हमारी कैलकुलेशन भी नहीं आ रही होगी। तो जो पहला जो स्टेप है वो यही है कि 30 डेज पास ड्यू होना बड़ा जरूरी है, वहां से आगे फिर एजिंग चलेगी और वहां से हम आगे इसको लेके चल रहे होंगे इसको। सब्सिक्वेंट रिकवरीज को जो है ना इसमें कंसिडर उस टाइम करना चाहिए जब वो अगर तो वो विद इन ड्यू टाइम के अंदर रिकवर हुई है, क्योंकि तो जब आप एजिंग लेते हैं तो कुछ बैलेंसेस ऐसे होते हैं जो कि अभी ड्यू नहीं हुए होते क्योंकि उनका क्रेडिट पीरियड अभी चल रहा होता है उसका। अगर एक एंटिटी का क्रेडिट पीरियड फॉर एग्जाम्पल 60 डेज है तो अभी तो वो अमाउंट ड्यू नहीं हुई, तो स्टैंडर्ड का कहता है जब ड्यू होगी 30 डेज पास ड्यू उसके होने के बाद से शुरू होगा काम। पॉइंट तो ये है कि ड्यू तो ओवर ड्यू तो हो गई है, लेकिन ये है कि पार्टी अब क्लाइंट कहता है कि ये तो पार्टी मेरी बड़ी अच्छी है, इसको इससे से पैसे मुझे आ जाने हैं। अरे वो अगर तो वो क्लाइंट ये कह रहा है कि पार्टी अच्छी है और अमाउंट रिकवर नहीं हो रही
और ये है कि वो आपका ट्रेंड भी ये शो कर रहा है कि वो अमाउंट रिकवर नहीं हो रही, तो डेफिनेटली यू हैव टू कंसिडर इन दिस साइंस के वो सिंप्लीफाइड अप्रोच में अगर चल रहे हैं तो उसमें आपकी प्रोविजन उसको रिकग्नाइज करनी पड़ेगी उसकी कुछ ना कुछ। क्योंकि अगर आप ये देखें ना कि अगर अगर फॉर एग्जांपल इनिशियल डेज का है, पास्ट ड्यूज ओनली 30 डेज हैं, तो उसका जो लॉस रेट निकलेगा वो बड़ा छोटा सा है। जैसे जैसे पैसेज ऑफ टाइम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो उसका रेट क्या होना शुरू होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इसमें आप ये देखेंगे अगर तो इस तरह से है, क्योंकि इसमें अगेन IFRS 15 की ना अदर रिक्वायरमेंट्स भी एप्लीकेबल होना शुरू हो जाएंगी कि अगर एक क्रेडिट पीरियड नॉर्मली चलता ही 30 या 60 डेज है, अगर आपने क्लाइंट को टाइम पीरियड दे ही उसका 120 160 दिया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई आपने सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट्स में इंक्लूड किया हुआ है। तो इसलिए कि डिफरेंट जो IFRS 15 की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी साथ देखना पड़ेगा कि भाई उसमें कहीं उसमें कौन कौन से एलिमेंट शामिल तो नहीं है कुछ चीज। अदरवाइज अगर पास ड्यू है तो उसको फिर क्या करेंगे, उसको हमें इस वर्किंग में लेके आना पड़ेगा। पापा की बात नहीं होती, तो पापा की बात नहीं। सर जो भी एजिंग सर देखें सारे आ रहे हैं सर देखें कि अगर तो अमाउंट उसको, जी जी मैं वही कह रहा हूँ कि अगर तो अमाउंट उसको 2 साल के बाद 3 साल के बाद अगर आती है तो डेफिनेटली वो प्रोविजन जो रिकग्नाइज होगी रिवर्स होगी। दूसरा ये चीज़ है कि अगर पास ड्यू हुई है तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपने डे फर्स्ट से जब से रिकग्नाइज किया तब से आपका रिस्क राइज हुआ। ये IFRS 9 की रिक्वायरमेंट्स में है। नहीं एग्जैक्टली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर तो फॉर एग्जांपल सर मैं हाँ पैसे आ रहे हैं तो what have you done to do with this ऐसा इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें। अब इसमें बेसिकली ये है कि अगर तो फॉर एग्जांपल अगर अमाउंट सब्सिक्वेंटली रिकवर हो गई है, मैं वो आपको वही सर वही एक्सप्लेन करने लगा। तो देखें हमने क्या करना है, इसको एक्सपेक्ट करना है, मैनेजमेंट ने क्या करना है, इस वर्किंग को करके अपने अकाउंट्स में रिकग्नाइज करना है इसको। अगर लगता है कि सब्सिक्वेंटली अमाउंट रिकवर हो गई है और वेरी नेक्स्ट डे आफ्टर द रिपोर्टिंग डे अमाउंट रिकवर हो गई, डेफिनेटली उसको कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि इट्स नॉट द लॉजिकल कि भाई आप उसको रिकग्नाइज करें और अगले दिन जाकर उसको रिवर्स कर रहे हो, फिर डेफिनेटली उसको एलिमेंट को कंसिडर कर रहे होंगे सर। जी जी सर ऐसे ही है, उसमें उसमें आप कंसिडर कर रहे होंगे ना उसका एलिमेंट को भी। अच्छा उसमें फिर अगेन यही है, अभी सच भी एक एग्जांपल दे रहे थे कि अगर तो आपको लगता है कि वो अमाउंट रिकवर हो गई है और वो अमाउंट परटेन करती भी इसी से रिलेटेड थी, तो उसको एलिमेंट को आप एडजस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई उस मसला नहीं है इसका। क्योंकि इसमें जो चीज़ है ना वो यही है कि आपको क्या लगता है एक्सपेक्टेड क्या है कि अमाउंट रिकवर नहीं होनी, इट्स अगेन बेस्ड अपॉन द हिस्टोरिक ट्रेंड। हिस्टोरिक ट्रेंड की बेस पर आपने उसको फैक्टर्स को एडजस्ट करना है विद द करंट सिनेरियो, उसके मुताबिक कर सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात की आपने उस ECL की कैलकुलेशन में, अगर डाटाज फॉरेन है तो फिर हमें वो डाटा उस कंट्री का यूज़ करना है या फिर भी हम पाकिस्तान का यूज़ करेंगे? देखिए सबसे पहले तो ये चीज़ है कि अगर फॉरेन डेटर्स हैं तो डेफिनेटली वो क्या होंगे, सिक्योर्ड होंगे। तो सिक्योर्ड होंगे तो वो आपको अमाउंट तो रिकवर हो जानी है, तो उस केस में फिर डेफिनेटली उसके ECL में जा नहीं रहा होगा। माइक पे सर उसकी LC ओपन होगी ना उसके पीछे। देखिए फॉरेन LC के अगेंस्ट सिक्योर्ड नहीं है तो फॉरेन से है तो वो सिक्योर्ड होगा किसी ना किसी फॉर्म में, वो पॉसिबल नहीं है। SPP की रिक्वायरमेंट्स हैं, फारा रेगुलेशंस पर लगेंगी सारी, तो वो उसके मुताबिक जो है ना वो सिक्योर्ड होगा ही होगा किसी ना किसी तरह से, तो इसलिए उसको आप एलिमेंट को कंसिडर कर सकते हैं उसमें। अच्छा रिसीवेबल्स से रिलेटेड जो वर्किंग पेपर इसमें है, अगेन एक टॉप शीट जो कहने एक थोड़ी सी है कि कौन इस एंगेजमेंट पर कौन होगा, पार्ट टीम में कौन कौन होंगे, कब ये डॉक्यूमेंट बनेगा, कौन इसको रिव्यू करेगा। नेक्स्ट मूव कीजिएगा। हमारे पास उसके बाद आ जाएगा ऑडिट प्रोग्राम आ जाएगा। हमने जो डिस्कस किया की प्रोसीजर्स थे, अगेन
अगेन हमने कहा कि की प्रोसीजर्स आपके पास क्या अवेलेबल हैं जो हमने परफॉर्म करने हैं, हमने उनको डिस्कस किया। बाकी जो अदर प्रोसीजर्स डिटेल में हैं वो आपके ऑडिट प्रोग्राम में आ रहा होगा, तो आप उसके साथ उसको लिंक कर रहे होंगे। नेक्स्ट चलिएगा। अंडरस्टैंडिंग में फिर अगेन वही है कि जब आप ऑडिट पर जाएंगे तो एंटिटी के साथ डिफरेंट जो पर्सनल है, डिफरेंट पर्सनल। सर लॉस गिवन डिफॉल्ट की एक टर्मिनोलॉजी है, काइंडली वो थोड़ी सी एक्सप्लेन करते हैं, वो आपने बताया नहीं। क्वेश्चन क्या था इनका? तो लॉस गिवन डिफॉल्ट आपकी वर्किंग में मुझे नजर नहीं आया। अच्छा, लॉस गिवन डिफॉल्ट। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो दो अप्रोचेस हमारे यहाँ पर हैं, एक है सिंप्लीफाइड अप्रोच, दूसरी है जनरल अप्रोच। जो आप बात कर रहे हैं जिसमें लॉस गिवन डिफॉल्ट को भी कंसिडर करना है, हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी के जो डिस्काउंट फैक्टर्स उसको भी कंसिडर करना है, एक्सपोजर डिफॉल्ट को एंड एक्स्ट्रा, जो 4 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं टू कैलकुलेट द ECL, वो है जनरल अप्रोच के अंदर। सिंप्लीफाइड अप्रोच में सिंपली है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। जब आप जनरल अप्रोच पर जा रहे होंगे जो कि अदर देन द ट्रेड रिसीवर्स के ऊपर है, तो वहां पर क्या होगा कि यही चीज वो एग्जैक्टली आ रही होगी, जिसमें एक्सपोजर डिफॉल्ट होगा, LGD आएगी, फिर उस पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी के जो डिस्काउंट फैक्टर्स जिसको कंसिडर कर रहे होंगे एंड एक्स्ट्रा जिसमें आ रहा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सिंप्लीफाइड अप्रोच में हम इसको ऐसे ही लेके चल रहे होंगे इसका। सर एक क्वेश्चन है इधर लास्ट लाइन टॉप पे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात हुई है, तो 4 और 5 वट एवर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स आर लाइक इंटरेस्ट रेट है आपका, इन्फ्लेशन रेट, अनएम्प्लॉयमेंट, तो क्या सारों को कंसीडर करना लाजमी है या कोई एक ऐसी एंटिटी है जिनके कोई लोन्स नहीं है, इंटरेस्ट रेट उनको कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं? अच्छा, वैसे तो जो बेस्ट प्रैक्टिस जो चलती है इंडस्ट्री के अंदर, और कम से कम 2 फैक्टर्स तो कंसिडर करते हैं, एटलीस्ट 2 फैक्टर्स तो होती है। इससे ज़्यादा कोई एंटिटी समझती है कि भाई हमें ज़्यादा फैक्टर्स कंसिडर करना से ज़्यादा फैक्टर भी कर सकती है, लेकिन 2 फैक्टर तो होते हैं जो मोस्ट रेलिवेंट होंगे टू द ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आ जाएगी इसमें। ठीक, थैंक यू। तो इसमें अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड आ जाएगी, जो भी फाइनेंस पर्सनल के साथ अकाउंटिंग जो वहाँ पर डील कर रहे हैं उसको, उनके साथ हमारी डिस्कशन हो जाएगी इस पर कि उसको हम डॉक्यूमेंट कर लेंगे। नेक्स्ट शीट में चलिएगा जरा, लीड स्केड्यूल आ जाएगी अगेन। नेक्स्ट मूवमेंट आ जाएगी अगेन, इसी तरह इनके पार्टी कौन कौन सी हैं, उनके बैलेंसेस ओपनिंग क्या थे, ड्यूरिंग कितनी ट्रांजेक्शन उनके साथ हुई, कितनी अमाउंट रिकवर हुई, क्लोजिंग बैलेंसेस उनके वो क्या आ रहे हैं, जिसमें से अल्टीमेटली हम लोग सैंपल ड्रॉ कर रहे होंगे फॉर द कॉन्फर्मेशन के लिए। आगे चलिएगा जरा। अब अगेन थोड़ा सा यहाँ पर आएगा, अगर फॉर एग्जांपल कन्फर्मेशन आपने किसी को डिस्पैच की है, जो हमने बात की थोड़ी देर पहले कि कन्फर्मेशन आपने डिस्पैच की है किसी को, वो डायरेक्ट प्रोसीजर है, कन्फर्मेशन का रिप्लाई नहीं आया, तो आपके पास अदर प्रोसीजर्स अवेलेबल वो कौन से हैं? एक तो ये है कि आप जो है ना वो उसकी सब्सिक्वेंट रिसीट्स चेक कर लें। दूसरा क्या है कि आप टारगेट टेस्टिंग जो इनवॉइस टेस्टिंग इसमें वो परफॉर्म कर देंगे। तो ये अगेन एक TOD का एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आप क्या कर रहे होंगे, इनवॉइस टेस्टिंग कर रहे होंगे। नेक्स्ट चलिएगा। सब्सिक्वेंट रिसीट्स की है अगेन कि जिन कस्टमर्स को आपने कंफर्मेशन भेजी है उनका रिप्लाई नहीं आया, तो आपने उनकी सब्सिक्वेंट रिसीट्स चेक करनी है, तो उसका आ जाएगा। नेक्स्ट चलिएगा। ये स्टैटिक बैलेंसेस का है। आगे ये एज रिपोर्ट है जो क्लाइंट से आप उसको ले लेंगे। आगे चलिएगा सर। ये अगेन वो आ जाएगी कि अगर तो आप रिकनसाइल करना चाह रहे हैं, आपने अंडरस्टैंडिंग एंटिटी की ली है, उसने कहा कि व्हाट्स एवर द थिंग जो हम सेल करते हैं तो जो रूट होती है थ्रू द डेटर्स होती है, रिसीवर से होती है। तो अगर आप डेटर टू सेल्स की रिकन्सिलेशन बनाना चाहते हैं तो उसकी रिकन्सिलेशन आ जाएगी कि आपके पास वहाँ पर सेल में क्या बैलेंसेज आ रहे हैं और ये इसके मूवमेंट की डेबिट साइड क्या आ रही है। आगे चलिएगा सर। अगेन बैंक कुछ रिसीट्स की टेस्टिंग करनी है आपने, तो उसका एक वर्किंग पेपर हो जाएगा। आगे चलिएगा। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सपोर्ट डेट्स। अब ये क्या चीज़ है? अब इसमें अगेन एक स्टैंडर्ड है जो इन्वॉल्व होता है इन द रिसीवेबल वर्किंग। आपने क्या किया कि फॉरेन कस्टमर से उनको गुड्स सेल कर दी, अब आपने एज एट द रिपोर्टिंग डेट उनसे पैसे रिसीव करने हैं, अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुई रिपोर्टिंग डेट के ऊपर, वो अमाउंट है फॉरेन करेंसी में रिसीवेबल। ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, वो तो फॉरेन रिसीवेबल था, मेरी प्रेजेंटेशन करेंसी वो कौन सी है? वो PKR है। तो अब मैंने उसको PKR में ट्रांसलेट किया हुआ है। अब उस टाइम पर ट्रांसलेट किया था या उस टाइम पर मैंने स्पॉट रेट लिया था जो कि एक्चुअल जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई थी। अब मैं तो रिपोर्टिंग डेट पर पहुंच गया हूं, तो अब क्या करूं? स्टैंडर्ड इस पर क्या गाइड करता है? कौन सा स्टैंडर्ड इस पर जो है ना मैं गाइडेंस देता है? तो IAS 21। ठीक है। तो वो हमें गाइडेंस देता है कि आप मॉनेटरी एसेट्स, मॉनेटरी जो नॉन मॉनेटरी एसेट में डिफरेंशिएट करें। चूंकि ये रिसीवेबल है तो रिसीवेबल इज मॉनेटरी एसेट और नॉट?
मॉनेटरी एसेट, तो वो आपने क्या करना है, इसको एट ईच रिपोर्टिंग डेट रीट्रांसलेट करेंगे। जो इस पर जो फॉरेक्स रेट प्रिवेल करता होगा रिपोर्टिंग डेट, उस पर आप क्या करेंगे, उसको रीट्रांसलेट करेंगे। जो भी गेन लॉस आएगा उसको आप कहाँ चार्ज करेंगे, ओसीआई में, ओसीआई में, पीएनएल में जाएगा, ठीक है, क्योंकि इट्स मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, तो इसको आप क्या करेंगे, पीएनएल में ले जाएंगे इसकी। तो इसकी एक छोटी सी वर्किंग अगर वो होती है तो आप उसको रीट्रांसलेट की वर्किंग करेंगे। नेक्स्ट चलिएगा जरा। अब ये अगेन वो वर्किंग आ गई सर। अब इससे पहले 7वें शीट में चलिएगा जरा। ये एक डिटेल्ड एक वर्किंग है जिसके अंदर 3 इयर्स का एजिंग डाटा, मंथली डाटा जो ना वो यहाँ पर लिया हुआ है। प्रोसेस वही है जो मैंने आपको डिस्कस किया है। फ्लो रेट आप वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे वो होगा। कैलकुलेशन राइट साइड पर वो इसकी एज डाटा आ रहा है और राइट साइड के ऊपर जो है ना इसका फ्लो रेट की कैलकुलेशन हुई हुई है, वैसी हुई हुई है सेम जैसे भी मैंने प्रेजेंटेशन में सिंपली उसको करके दिखाया था। लास्ट में आइएगा जरा, इसी शीट के लास्ट में स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। ये अगेन लास्ट में जो है इसकी एवरेज निकल आई, जो कि हमारे जो है ना वो फ्लो रेट की कैलकुलेशंस की आ गई, जिसको हम लोग अपनी ईसीएल की कैलकुलेशन में लेके जा रहे होंगे। अब इसके 7वीं शीट में आइएगा जरा, वर्किंग वाले में। अब जो वो अच्छा ये आगे बैलेंसेस अगर सबसे पहले देखें तो वहां पर आ रहा है करंट बैलेंस, फिर बाकी बैलेंसेस आ गया, पास्ट ड्यू बैलेंसेस आ गया, टोटल रिसीवेबल का बैलेंस आ गया कि ये चीज़। उसके बाद हमने कहा कि कोई सिक्योरिटी है या नहीं है, तो उसको आप सब्ट्रैक्ट कर लें इसकी। उसके बाद फिर आ जाएगा एक्सपोजर डिफॉल्ट का और नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा फ्लो रेट का। अब ये फ्लो रेट कहाँ से आएंगे, ये फ्लो रेट जो परसेंटेज लिखी है 38, 26, 43, 87, 74, 100%, ये कहाँ से आ रही है, ये कहाँ से आ रही है? ये जो अभी 7वीं शीट में मैंने दिखाया फ्लो रेट की कैलकुलेशन, ये वहां से लिंक्ड है इसकी, ये वहां से परसेंटेजेस की आ रही है। उसके बाद फिर आगे आ रहा है मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है अगर हम लोग यहाँ पर आए तो सर नीचे आ जाएगा। अब अगेन यहाँ पर क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, जीडीपी, अभी फिलहाल 4 लिए, कम से कम 2 यूज करना है, क्योंकि बेस्ट प्रैक्टिस भी यही चलती है कि कम से कम 2 हो। एंटिटी अगर इससे ज्यादा भी यूज करना चाहती है तो उसकी मर्जी है इसकी। तो जो भी डाटा है 21, 22, 3, 4, ये डाटा आपको अवेलेबल है डिफरेंट सोर्सेज से। जो भी सोर्स से आप डाटा उठाएंगे उसको आप डॉक्यूमेंट कर देंगे, ये इन्फॉर्मेशन आपने इस सोर्स से उठाई है। उसके बाद फिर आप लिख देंगे कि इसका एवरेज हिस्टोरिक वैल्यू क्या निकल रही है, एवरेज हिस्टोरिक वैल्यू यहाँ पर आ गई। उसके बाद फिर नेक्स्ट है प्रोजेक्टेड ईयर 2025 का डाटा क्या है, ये भी आपको किसी ना किसी सोर्स से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि अगले साल का डाटा क्या होगा, इन्फ्लेशन क्या होगी। वहां से फिर आप क्या करेंगे, चेंज निकाल देंगे इसका कि अभी फिलहाल तो करंटली करंट बैलेंसेस के अकॉर्डिंगली तो ये चीज चल रही है, आपने प्रोजेक्ट किया है वो ये है, और इसका चेंज इंक्रीज या डिक्रीज की वैल्यू क्या बनती है। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर हम लोग इसको कंबाइन कर लेंगे, चारों फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स, 3 फैक्टर या 4 फैक्टर्स, उसकी वैल्यू ले लेंगे एब्सोल्यूट, उसको हमने सम कर लिया और हमने कहा कि 0.561% जो है ना वो चेंज होगा उन बैलेंसेस का जो करंटली रिकॉर्डेड है। टॉप पे आइएगा जरा, स्क्रॉल अप कीजिए। हाँ, ये मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर फिर अगेन इसी तरह से उसके साथ लिंक कर दिया, वैल्यूज के साथ वो आ गई। अब ये क्या होगा, फ्लो रेट में एम्बेड हो जाएगी और फिर उसी तरह उसका प्रोडक्ट लेंगे, क्रेडिट लॉस की फिगर निकल आएगी और फिर उसके बाद हम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस की फिगर को एक्सपोजर डिफॉल्ट पर अप्लाई करेंगे और हमारे पास ईसीएल की वर्किंग आ जाएगी इसकी। इट्स सिंपल वर्किंग जिसमें हमने फ्लो रेट की डिटर्मिनेशन करनी है। फिर उसके बाद जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उनको आप कंसिडर कर रहे होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट कैलकुलेट करेंगे और फिर आप क्या करेंगे, लास्ट में आपके पास आ जाएगी एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस की वर्किंग आ जाएगी इसमें। जी सर, जी जी, ये वर्किंग लाल साहब के साथ है, वो आपसे शेयर कर लेंगे ये। मिस नोट कर लीजिएगा जरा। नेक्स्ट आगे शीट पर, आगे इससे आगे ये कंट्रोल शीट है। अगेन जिन पार्टीज को कंफर्मेशन आप डिस्पैच करेंगे उनका एक कंप्लीट डिटेल रिकॉर्ड आप इसमें रख लेंगे इसमें, ठीक है। इनके बैलेंसेस क्या है, पार्टी ने कंफर्मेशन में बैलेंस क्या कंफर्म किया है, डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस को आप कैसे रिजॉल्व कर रहे हैं, उसका ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर डॉक्यूमेंट कर रहे होंगे। नेक्स्ट शीट पे आइएगा। उसके बाद ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन में आप देख रहे होंगे कि भाई आपको जो है ना वो ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन और रिसीवेबल आपकी ऑब्जर्वेशन क्या आती हैं उनको आप डॉक्यूमेंट कर लेंगे। और नेक्स्ट शीट में आ जाएगी कोई अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट अगर है तो उनको आप जो है ना वहाँ पर रिपोर्ट कर देंगे। इट्स ऑल अबाउट द रिसीवेबल से रिलेटेड। अल्टीमेटली जब हम लोग इस स्टेज पे आ जाएंगे कि हमने सारे प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लिए,
हमने कॉन्फर्मेशन के थ्रू भी देख लिया, हमने सब्सिक्वेंट टेस्टिंग भी कर ली, हमने इनवॉइस टेस्टिंग भी कर ली, हमने वैल्यूएशन का भी सारा कर लिया। ईच एंड एवरीथिंग इज अप्रोप्रिएट और वो एक्यूरेटली अकाउंटेड फॉर है एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सारी चीज़ें हमने कंक्लूड कर लिया। डेफिनेटली क्या होगा, इसके बाद आपने क्या करना है, अपनी अश्योरेंस देनी है, ठीक है। आपने ओपिनियन ड्रॉ करनी है। ओपिनियन में क्या है कि आपने ये देखना है कि इस पर आपने कैम ड्रॉ करना है या नहीं करना, ठीक है। उसकी डेफिनेटली अपना एक रिक्वायरमेंट्स है जो कि आइजा 701 के अंदर है कि आपने कैम कब कब जो है ना वो देना है उसमें, उसकी अपनी एक वो चीज़ है। उसको भी हम लोग जो है ना एट द लास्ट देख लेंगे कि डिफरेंट एंटिटी के जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं उन्होंने इनको कैम इन एरियाज को कैम कैसे बनाया इसका और कौन कौन से प्रोसीजर्स वहाँ पर नरेट किए हैं। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वट एवर प्रोसीजर्स यू परफॉर्म और वो जो कैम में हम लिखें क्या ये प्रोसीजर्स हैं, मैंने कैम को वेरीफाई कर देगा कि ये एक एरिया था कैम का, फॉर एग्जांपल रिसीवेबल का, उसको वेरिफिकेशन में जो भी प्रोसीजर मैंने कैम में लिखे हैं वो आपके वर्किंग पेपर से आने चाहिए, आपके ऑडिट प्रोग्राम मैनुअल से आने, ऑडिट प्रोग्राम से आने चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई प्रोसीजर ऐसा ना लिखा रह जाए जो आपने काम किया ही नहीं हो, वहां पर कैम पे लिख दें कि यह प्रोसीजर परफॉर्म किया है, ठीक है। तो वहां पर जितने भी प्रोसीजर्स हो वो आपके वर्किंग पेपर से ही आने चाहिए। इट्स ऑल अबाउट रिसीवेबल। प्रेजेंटेशन में आइएगा वापस सर। नहीं सर वो एक ही है, वो उसका वर्किंग पेपर था जो एक्सेल वाली फाइल जो अभी हमने देखी है। नहीं अभी हम लोग ट्रेड रिसीवेबल की बात कर रहे हैं, रिसीवेबल्स तो कोई भी हो सकता है ना, अभी हम ट्रेड रिसीवेबल्स की बात कर रहे हैं। अजय सर एक क्वेश्चन है, सॉरी, आपने जो नॉट येट ड्यू है उसके ऊपर कोई प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट नहीं ली, क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि जो अभी बैलेंस नॉट येट ड्यू है वो भी 1 to 30 डेज में चला जाएगा? आप उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी क्यों नहीं ले रहे? अभी देखिए कि जो बैलेंस है अभी नॉट येट ड्यू हुआ ही नहीं इसका, ठीक है। वो तो जब ड्यू होगा उसका क्योंकि एक स्टैंडर्ड एक जो रिबर्टेबल प्रिजम्पशन दी है वो 30 डेज पास ड्यू की दी है, 30 ड्यू हो गया उसके बाद 30 डेज, तो एक टाइम पीरियड स्लॉट है, इसलिए जो है ना उसको अभी कंसिडर नहीं किया क्योंकि उसके बाद 30 डेज गुजरने के बाद वो पहली एज ब्रैकेट आएगी 1 to 30 डेज, तो वहां वो फॉल करेगी इसकी। जी हाँ जी, उसमें अगर कोई एंटिटी समझती है कि नहीं इसको हमें इसको कंसिडर करना चाहिए इसमें, क्योंकि ये मे बी शायद यही बैलेंस कुछ रोल ओवर होकर आगे जा सकता है इसमें, तो वो डेफिनेटली उसमें लेके चल रही होगी इसमें। मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर की एडजस्टमेंट ली है वो आपने एब्सोल्यूट कर ली है, लेकिन जो देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज हो रही है, इंटरेस्ट भी डिक्रीज हो रहा है, ये तो फेवरेबल पॉइंट्स हैं, तो एब्सोल्यूट करने की क्या रीजन है? ये तो डिक्रीज हो रहे हैं तो ये इग्नोर कर देने चाहिए। देखिए बेसिकली क्या है कि चेंज आ रहा है सब में, कुछ में पॉजिटिव है कुछ अनफेवरेबल ही है, क्योंकि अभी चूंकि मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स वो फेवरेबल की तरफ सजेस्ट कर रहे थे, तो उनकी फिगर्स को अगर हम लोग वन बाय वन देखें तो वो एब्सोल्यूट में जो है ज्यादा बेहतर तरीके से रिफ्लेक्ट करती है। अगर हम लोग सबको क्लब सम करके कर लेते तो शायद उसका वैल्यू और रिड्यूस हो जाती, सम करके उसको करते तो शायद और रिड्यूस हो जाती। बिल्कुल कुछ पॉजिटिव तो नेगेटिव वो भी चीज वो कर सकती है कि एंटिटी पर डिपेंड करता है कि उसने अपने रिस्क को कैसे लेके चलना है उसका। अगर तो समझती है कि यार इसको चेंज को हमें सीधा हम कंसिडर कर ले, मे बी शायद होता है कि वो फ्यूचर में ऐसा हो कि ये फेवरेबल ना हो, तो उस समय ये क्या है कि ज्यादा बेहतर अप्रोच ये बनती है कि हमें जो है ना इसकी वैल्यू को वैसे ही एज इट इज कंसिडर कर लेना चाहिए रादर के एब्सोल्यूट क्या है। इट्स ऑल अबाउट द कि साइंस कैसे वो चीज आप लेके चलते हैं उसको, इसको हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि भाई इसको कैसे करना आपने। अच्छा अच्छा उसके बाद रिसीवेबल्स का है और रेवेन्यू का है। अगेन लाइक द रिसीवेबल्स हम इसमें भी ये देखेंगे कि रेलिवेंट असर्शंस क्या है, फिर उसके बाद हम लोग की ऑडिट प्रोसीजर देखेंगे कि रेवेन्यू क्या है, यहाँ ट्रेड रिसीवेबल लिखा रह गया ये रेवेन्यू है, ठीक है। तो उसके बाद कंप्लीटनेस ऑफ रेवेन्यू पर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से प्रोसीजर्स अवेलेबल हो सकते हैं, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट एक एलिमेंट है फॉर द रेगुलेटर परस्पेक्टिव में भी, जहां पर उसका बहुत ज्यादा एम्फेसिस होता है कि आपने सेल्स को ये कैसे श्योर हुए कि सेल्स कंप्लीटली रिकॉर्डेड है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई सेल मैनेजमेंट ने छुपाई हुई है, आप कैसे श्योर हुए कि सेल 100% रिकॉर्डेड है। उसके कुछ प्रोसीजर्स हैं वो देखेंगे कि भाई ऑडिटर्स के पास कौन कौन से अवेलेबल प्रोसीजर्स हो सकते हैं। एक क्वेश्चन है
सर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है और उसमें क्लाइंट ने रिसीवेबल्स, ओपनिंग रिसीवेबल्स हमारे पास आ रहे हैं, लाइक वो मटेरियल है अमाउंट, तो उस पर सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट का एस्पेक्ट लेना चाहिए कि नहीं? और अगर मैनेजमेंट अग्री नहीं करती है तो ऑडिटर्स का कोर्स ऑफ एक्शन इस केस में क्या होगा? और जो कन्फर्मेशंस है ना, एक्सटर्नल कन्फर्मेशंस, वो क्लाइंट ने अलाउ नहीं किए हैं रिसीवेबल्स को वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि उसने कहा है कि जो अपार्टमेंट्स जो क्लाइंट के आगे कस्टमर्स हैं वो इसका रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, तो लो रेट है उसका, इसलिए आप कन्फर्मेशंस नहीं भेज सकते। तो हम इसके इसमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कैसे ऑब्टेन करेंगे? अच्छा, इसमें अगेन हमने थोड़ी देर पहले अपनी प्रेजेंटेशन में भी मैंने ये चीज़ बताई थी कि स्टैंडर्ड के अंदर ये चीज़ है तो सही कि अगर आपको लगता है कि लो रिस्पॉन्स रेट वेरी लो है, वो आना ही नहीं, एक्सपेक्टेड ही नहीं है कि वो आएगा, ऑप्शन देता है कि भाई आप अल्टरनेट प्रोसीजर पे चले जाओ आप। लेकिन मैंने ये चीज़ की कि मेरे नज़र में अगर रिसीवेबल का बैलेंस आ रहा है तो आपको कंफर्मेशन एटलीस्ट ज़रूर भेजनी चाहिए। नहीं आता जो आप ना आए, लेकिन एटलीस्ट आपका जो की प्रोसीजर डेट वो आपका परफॉर्म हो जाए, और ऑल्टरनेट प्रोसीजर पर आपने तो डेफिनेटली जाना तो है ही, तो आप उस पर चले जाएं। रही बात रिसीवेबल बैलेंस की, अगर पैसे नहीं आते और कुछ टाइम तक है, तो आपने ये चीज़ एवेल्युएट करनी है कि सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल कंपोनेंट इसमें शामिल है या नहीं है। अगर तो आप ये कंक्लूड करते हैं कि सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट इंक्लूडेड है, तो दैट यू हैव टू डिटरमिन कि उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी उसकी। आप उसको IFRS 15 की जो रिक्वायरमेंट्स कैसे कंप्लाई कर रहे हैं उसको, आपके पास डाटा क्या अवेलेबल है। अगर तो मैनेजमेंट कहती है कि भाई हम इस वर्किंग को आपको एक्सटेंड कर देते हैं और रेक्टिफाई कर देते हैं, दैट्स गुड। अगर वो कहते हैं नहीं, हम आपको प्रोवाइड नहीं करनी और आपके लिए भी डिफिकल्ट है वर्किंग नहीं करना, तो ये स्कोप लिमिटेशन आ जाएगी। फिर ऑडिटर्स वैसे इसको लेके चलेगा इसको। अगर क्लाइंट ने सारी अमाउंट को एज रेवेन्यू ही रिकॉर्ड किया, लाइक रिसीवेबल्स, ओपनिंग रिसीवेबल्स ही मटेरियल था, तो इस साल उसको ECL अप्लाई करते या किसी भी तरह उसको कम करना चाहिए था, इंटरेस्ट भी रिकॉर्ड करते, पर उन्होंने उस अमाउंट को रिसीवेबल मतलब उसके अगेंस्ट रेवेन्यू ही रिकॉर्ड रखा। और उन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के अंदर सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट का एस्पेक्ट नहीं लेते, और हमारे एग्जाम टेस्टिंग में भी ऐसा होता है, तो इसीलिए जॉब इंचार्ज वाज आल्सो लीनिएंट इन दिस एस्पेक्ट कि ये हम एग्जाम्स में भी ऐसे ही होता है, तो ये अप्लाई नहीं होगा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के केस में। सर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में अगेन कि ये डिटरमिन करना कि वाकई इसमें सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है, सिर्फ जस्ट ये कह देना कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में फाइनेंसिंग कंपोनेंट शामिल होगा, दैट्स नॉट द ओनली थिंग। आपको अदर क्राइटेरिया जो IFRS 15 की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको देखना पड़ेगा कि इसमें वाकई इसमें लो है। क्योंकि इसमें देखें, आपकी नॉर्मली जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में होती है, जो उसकी जो गाइडेंस आती है वो फिटिंग गाइडेंस की तरफ से आ रही होती है। फिटिंग गाइडलाइन के अंदर क्या होता है कि वो नॉर्मली बताते हैं कि भाई आपका जो रिसीवेबल है वो 56 डेज तक जो है रिकवरेबिलिटी होती है नॉर्मली इसकी। तो अगर तो 56 डेज के अंदर रिकवर होना है अमाउंट, तो वो अमाउंट आ जाएगी। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेशक है, आपने जब इनवाइसिंग करनी है तो आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा भी होता है कि इतने दिन में आपका अमाउंट मिल जाएगी, नहीं मिलती है तो लेट पेमेंट चार्जेस भी आपको डलते हैं उसके अंदर जो कस्टमर को चार्ज हो रहे होते हैं। तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ बता रहा है कि इसके अंदर फाइनेंसिंग कंपोनेंट का एलिमेंट शामिल है या नहीं है? ये अगेन वो सिनेरियो बेस उसमें आ जाएगी, वहां से आप कैसे इन्फर करते हैं। खाली सिर्फ जस्ट लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट की बेस पर हम ये नहीं कह सकते कि कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग टर्म है तो ये फाइनेंसिंग कंपोनेंट में शामिल होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर आप इनवाइस करते हैं डिफरेंट होते हैं, उसमें माइलस्टोन बेस पे भी होता है, उसमें जो है ना वो एक्टिविटी बेस पे भी हो सकती है, उसमें जो है ना वो टाइम बाउंड के साथ भी हो सकता है कि एवरी 30 डेज के बाद आप इनवाइस कर लें। वॉट एवर जो भी मीन्स होगा वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा होगा। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही चीज़ें लिखी होंगी कि अगर इसका जो क्रेडिट पीरियड क्या होगा, अगर नहीं मिलते अमाउंट तो आपको लेट पेमेंट चार्जेस पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे, एवरीथिंग इज इन द रिटन इन द कॉन्ट्रैक्ट। वहां से आपको देख के ड्राइव करना है कि इसमें फाइनेंसिंग कंपोनेंट शामिल है या नहीं है। तो अभी इस क्वेश्चन को यहाँ से थोड़ा एड्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल है इसका कि इसमें फाइनेंसिंग कंपोनेंट शामिल होगा कि नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अगेन इसमें असर्शन है, तो हमारे पास असर्शन में अकरेंस है। सबसे पहले कि ट्रांजेक्शन अकर हुई भी है कि नहीं हुई, फिर उसके बाद कंप्लीटनेस है कि ऑल रेवेन्यू जो रिकॉर्डेड है, क्लासिफिकेशन क्या है कि करेक्टली क्लासिफाइड है, कोई ऐसा तो नहीं कि कोई और इनकम जो है वो यहाँ पर क्लब हो गई है जो रेवेन्यू में नहीं आनी चाहिए थी। वैल्यूएशन उसकी क्या हो रही है, इसकी कट ऑफ, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर जो QCR वाले जो है इसको बड़ा थोरली इसको चेक करते हैं, देखते हैं कि जो बैलेंसेस हैं, जो ट्रांजेक्शन हैं वो एक्यूरेटली जो करेक्ट पीरियड में रिकॉर्ड होने चाहिए वो रिकॉर्ड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। एंड अगेन लास्ट में प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर का आ जाता है। अभी यहाँ पर अगेन की प्रोसीजर ट्रेड सिविल लिखा हुआ है, दिस इज रेवेन्यू, ठीक है। अब अच्छा, जस्ट वैसे ही थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट आर द की प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स तो बहुत सारे हैं, हम वैसे तो की प्रोसीजर्स की बात कर लेते हैं कि रेवेन्यू के।
कि रेवेन्यू से रिलेटेड की प्रोसीजर्स क्या हैं? एनीवन? जी, सेल इनवॉइसेस वेरीफाई करनी है, तो इसको अगर ब्रॉडली अगर हम टर्मिनोलॉजी यूज करें तो टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म करना है आपने। प्रोसीजर्स क्या होंगे? टीओडी आपने लगाना है आपने, और क्या होगा जी? वॉचिंग टेस्ट ऑफ डिटेल के अंदर आ गया। अच्छा, इसमें टेस्ट ऑफ डिटेल के अंदर सारी चीजें कवर होती हैं। वॉचिंग करनी है हमने, ये चीजें देखनी है हमने, उसके साथ रिकंसाइल करना है, ये करना है, वैसे करना है, सब कुछ टीओडी में आ जाएगा। जो इसमें बताने का पर्पस बेसिकली क्या है कि जो की प्रोसीजर जो रेगुलेटर या क्यूसीआर वाले जो चीजें वो चीज एम्फसाइज कर रहे होते हैं, वो चीजों को देख रहे होते हैं, वो क्यों कौन से एरिया है। एनालिटिकल प्रोसीजर मैंने लिखा तो है, लेकिन अगर इसको मैं अगली स्लाइड के साथ लिंक करूं तो ये है कंप्लीटनेस ऑफ रेवेन्यू से रिलेटेड है कि आपका जो रेवेन्यू है आप कैसे श्योर है कि रेवेन्यू कंप्लीटली रिकॉर्डेड है या नहीं है। अब अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि कौन से की प्रोसीजर्स हैं जो कि आप ऑडिटर के पास अवेलेबल होंगे कि इन प्रोसीजर्स को परफॉर्म कर आप ये एटलीस्ट एश्योरेंस ले सकते हैं कि रेवेन्यू कंप्लीटली रिकॉर्डेड है या नहीं है। हम वो की प्रोसीजर्स को देख लेंगे वहां पर। उसके बाद कंट्रोल टेस्टिंग है, डेफिनेटली टीओसी आपने परफॉर्म करना है। टीओसी परफॉर्म करेंगे डिफरेंट ट्रांजेक्शन के ऊपर, तो आप देखेंगे कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं या नहीं है। टीओडी आ जाएगी, फिर उसके बाद आ जाएगा अगेन एक की प्रोसीजर्स में आ जाता है कट ऑफ के जो बैलेंसेस हैं वो एक्यूरेटली जो जिस पीरियड में बुक होना चाहिए जो रेवेन्यू उसी पीरियड में बुक हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई रेवेन्यू ऐसा है जो अगले साल का है, सब्सिक्वेंट टू रिपोर्टिंग डेट का, मैनेजमेंट ने उसको इसी साल बुक कर लिया, या इस साल का रेवेन्यू है उसने अगले साल में ले गया। ठीक है, उसके लिए की प्रोसीजर्स क्या होंगे? अब कैसे इंश्योर होंगे, मतलब कैसे आपको पता चलेगा आपको कट ऑफ प्रोसीजर आप लगा रहे हैं? कट ऑफ प्रोसीजर जिसमें हमने ये देखना है कि रेवेन्यू जो जिस पीरियड का है उसी पीरियड में बुक होना चाहिए, तो उसमें जो गाइडेंस अवेलेबल होती है तो यही होता है कि आप ईयर एंड की ट्रांजेक्शन्स को देख लो, नियर टू ईयर एंड की ट्रांजेक्शन को देख लो, अगले साल के शुरू की ट्रांजेक्शन को देख लो, सीक्वेंस चेक कर लो कि सीक्वेंस है कि नहीं। अगर आप ये कहते हैं कि कंट्रोल्स एंटिटी के बड़े अच्छे हैं, कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो कंट्रोल्स ड्यूरिंग द ईयर थे ईयर एंड के लिए भी वही होंगे और अगले साल के शुरू में भी वही होंगे। कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं मींस कि जो डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर होगी ईयर एंड के लिए वो भी सेम वही होगी, तो फिर जो डॉक्यूमेंटेशन ईयर एंड में है वो कंटिन्यूटी में चलेगी फॉर द नेक्स्ट ईयर भी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इनवाइस नंबर फॉर एग्जांपल 99 आ रही है, 999 आ रही है आखिरी इनवाइस, तो अगले साल का पीरियड का इनवाइस क्या होना चाहिए? 1000। तो कंटिन्यूटी बता रही होगी ये क्या है। इसके अलावा जो अदर डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, मे बी गेट पासेस का है जिस पे आप कट ऑफ लगा रहे हैं इसमें प्रोसीजर, तो कट ऑफ प्रोसीजर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। इसको भी हम लोग वर्किंग पेपर में देख रहे होंगे कि कैसे परफॉर्म करना है इसका। अब जो हमारे लिए जो की प्रोसीजर्स हैं, टीओडी तो है, कल हमने देखा कि आपने सैंपल कंप्यूट करना है, सैंपल साइज निकाला आपने, सैम्पलिंग मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंगली आपने सैंपल ड्रॉ कर लिया, आपने टीओडी परफॉर्म कर दिया, दैट्स इट्स ओके। जो प्रोसीजर परफॉर्म किए उसके अकॉर्डिंगली जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन थी आप उसको डॉक्यूमेंट कर लेंगे, जो कल हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन जो की प्रोसीजर में से एक प्रोसीजर ये है कि हाउ टू वेरीफाई द कंप्लीटनेस ऑफ रेवेन्यू, कि रेवेन्यू कंप्लीटेड रिकॉर्डेड है। कोई बताना चाहे कि हम लोग कैसे जो है ना रेवेन्यू कंप्लीटेड रिकॉर्ड, मतलब कौन सा की प्रोसीजर हो सकते हैं जो कि कंप्लीटनेस ऑफ रेवेन्यू को इंश्योर कर रहे हो? एनीवन? कोई भी दो प्रोसीजर बता दे कि भाई ये प्रोसीजर हो जिसे हम ये कह रहे हैं कि हाँ इससे भी देखा जा सकता है कि रेवेन्यू कंप्लीटेड रिकॉर्डेड है या नहीं है। जी सॉरी, कट ऑफ सही है। अच्छा, इसमें इसमें यूसुफ साहब ने एक चीज़ वो कही कि कट ऑफ प्रोसीजर से भी आपको कुछ ना कुछ कंफर्ट मिलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इस साल की सेल है वो अगले साल चलेगी है, ठीक है, यहाँ पे अगले साल की सेल है वो इस साल पीरियड बुक होगी, तो उससे भी आपको एक थोड़ी सी मिल जाएगी। इसके अलावा और कौन से की प्रोसीजर्स हो सकते हैं? एक बड़ा वैसे नॉर्म प्रोसीजर है जो हम लोग परफॉर्म करते हैं, हम लोग कहते हैं सेल टू सेल टैक्स रिकंसाइल कर लो। आप वो भी देख लेते हो कि टैक्सेशन अथॉरिटीज को जो रिकॉर्ड दिया है क्या वो मेरे रिकॉर्ड में भी वही आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, आजकल जैसे वो एक प्रपोज भी हुआ है कि अगर तो इसमें कोई इशू हुआ तो वो FBR AOB के थ्रू वही कर सकता है चीज़
तो इसलिए क्या कि ये प्रोसीजर हम लोग परफॉर्म करते हैं कि जिसमें क्या सेल्स टू सेल टैक्स रिटर्न के साथ हम लोग रिकॉर्ड को रिकनसाइल कर रहे होते हैं। इसमें अदर प्रोसीजर्स क्या हो सकते हैं कि हम लोग फाइनेंस टीम उसमें साथ डेफिनेटली इंक्वायर तो करेंगे हम लोग, फिर उसके बाद रिकनसिलिएशन जो है ना वो रिटर्न के साथ हम लोग उसकी वो प्रिपेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि जो डाटा वहां पर सर सेल्स टीम के समझ प्रोसेस को समझेंगे ना सारा, सेल्स टीम को कभी सेल्स कैसे होगी सर, मींस फाइनेंस एंड अकाउंट टीम के जो इसको डील कर रही है रेवेन्यू की रिकग्निशन से रिलेटेड। सर देखें ना कि किसी ने फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी तो करना है ना, फाइनेंशियल जो एंट्रीज किस तरह से चल रही हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ हो सकती है, अकाउंटिंग स्टाफ जो हो सकता है, ठीक अकाउंटिंग स्टाफ कर लेता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपको क्वांटिटेटिव अकाउंट्स मिले हैं, उससे भी जो है ना आपको आइडिया मिलता है कि इसकी क्वांटिटी कितनी सेल होनी चाहिए थी, ठीक है। आपके पास जो सेल रजिस्टर आ रहा है उसमें क्वांटिटीज कितनी आ रही है, क्या क्वांटिटी जो है ना वो उसके साथ डाटा को कंफर्म कर रही है कि नहीं कर रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि क्वांटिटेटिव अकाउंट्स बता रहे हैं कि आपकी 1 लाख जो है ना वो आइटम सेल हुए हैं, जबकि सेल रजिस्टर कह रहा है 90,000 हुए हैं, तो कोई मिसमैच तो नहीं है से, उससे आप वो चीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अदर अगेन ये जो अगला प्रोसीजर है ये एंटिटी टू एंटिटी वेरी कर सकता है, जरूरी नहीं कि ये प्रोसीजर सभी के लिए यूनिफॉर्मली एक ही लगे। वो क्या है, अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात करें तो हमारे पास 3 चीजें होती हैं, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। अब उसमें क्या चीज है कि कोई ना कोई चीज ऐसा जरूर होती है जो बेस कर रही होती है कि ये वाली चीज होगी तो ये होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई एंटिटी जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम होंगे तो फिर आपके यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे ना। तो उसमें क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप यहाँ पर होनी चाहिए। वो क्या है कि एक यूनिट प्रोड्यूस होने में, जो प्रोडक्ट एक आइटम प्रोड्यूस होने में इलेक्ट्रिसिटी के कितने यूनिट्स लगते हैं, उसकी बेस के ऊपर भी आप डाटा को निकाल सकते हैं कि प्रोडक्शन कितनी होगी, फिर उसके मुताबिक फिर आप निकाल रहे होंगे सेल कितनी, वो चीज़ आ जाएगी। कोई ना कोई इनपुट इस तरह को होगा जरूर एंटिटी का, जिससे आप लोगों को एक कंफर्ट मिल रहा होगा ये एश्योर करने में कि भाई कंप्लीटनेस ऑफ सेल क्या है उसकी। फिर उसके बाद अदर प्रोसीजर्स में भी हो सकती है वो क्या है कि आप ये चेक कर लें कि जो रिसीट्स हैं, जो नॉर्मली FBI वाले करते भी हैं कि आप वो क्रेडिट उठाते हैं, कहते हैं कि ये आपकी सेल है, इतना डिफरेंस है, बताएं ये क्या है। तो उसको आप प्रोसीजर में देख सकते हैं कि जो आपके बुक्स में आ रही है सेल, तो वो आपके अकाउंट्स के साथ कैसे रिकनसाइल करती है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उनको आपको एक्सक्लूड करना है, और रेस्ट ऑफ अमाउंट आपकी ना सेल्स के साथ रिकनसाइल होगी। ये एक सजेस्टिव प्रोसीजर है। अगेन कोई प्रोसीजर आपको लगता है कि ये प्रोसीजर भी होना चाहिए या ये प्रोसीजर को हम लोग यूं टेलर कर लें तो उससे भी कंप्लीटनेस ऑफ सेल को हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि ये प्रोसीजर हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लोग ये देखें कि कंप्लीटनेस ऑफ सेल हमने कैसे इंश्योर की है। कोई भी प्रोसीजर हम लोग ऑप्ट करें, उसको प्रॉपरली परफॉर्म करें, उसको फिर डॉक्यूमेंट करें कि हमने कंप्लीटनेस ऑफ सेल के ऊपर यूं टेस्ट परफॉर्म किया है इसका। अब हमने देखा कि की प्रोसीजर्स हमने देखे कि कंप्लीटनेस ऑफ सेल का हमने देख लिया, टेस्ट ऑफ कंट्रोल का कहा कि आपने TOC परफॉर्म करने हैं, हमने देखा कि TOD आप परफॉर्म करेंगे, फिर हमने देखा कि कट ऑफ प्रोसीजर्स जो है ना वो एंटिटी लगा रही होगी सेल्स, मतलब ऑडिटर्स लगा रहे होंगे सेल्स के ऊपर। जब आपने ये देख लिया कि ऑडिट इस एरिया का ठीक है, फिर लास्ट में चीज आती है कि प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, कि भाई ये जो एरिया है रेवेन्यू का, इसको आपने अपनी अकाउंट्स में कैसे प्रेजेंट करना है। तो अगेन फिर ये आएगी कि रेवेन्यू क्या है, लोकल क्या है, एक्सपोर्ट क्या है, सेल टैक्स कितना होगा, सेल रिटर्न कितनी होगी, या डिस्काउंट्स कितने होंगे, वो आप बता रहे होंगे। एनीवन कैन जो इसमें बता सके कि जो सेल्स टैक्स और सेल टैक्स रिटर्न या ट्रेड डिस्काउंट है, ये रिक्वायरमेंट्स कहाँ से आई है, ये रिक्वायरमेंट कहाँ से आई है, 4th और 5th स्केड्यूल से। वो हमें गाइड करता है कि आपने यहाँ पर ये चीज़ और वो चीज़ करनी है। क्या यहाँ पर हम लोग कमीशन को डाल सकते हैं, क्योंकि जो 4th 5th स्केड्यूल है उसके अंदर जो कैटेगोरिकली जो चीज बताई है, 2 चीजें बताई हैं लेस करने के लिए, सेल टैक्स एंड ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरे इससे रिलेटेड जो आ जाएगी। अच्छा उसके बाद फिर अगली रिक्वायरमेंट है कि हमने लिखा कि ऑल रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड एट पॉइंट इन टाइम ओवर द पीरियड। अच्छा रेवेन्यू 2 तरह से हो सकता है ना, एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भी हो सकता है और एक पॉइंट इन टाइम पे ही है। इसका पॉइंट इन टाइम ही क्यों लिखा, ओवर द पीरियड टाइम क्यों नहीं लिखा होगा, क्योंकि इसमें
IFRS 15 की जो रिक्वायरमेंट है उसमें देखना है कि आपका रेवेन्यू रिकग्नाइज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम का हुआ या पॉइंट इन टाइम का है, आपकी डिलीवरी ऑफ गुड्स कब थी उसकी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली यहाँ तो आप बताएंगे कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होगा या पॉइंट इन टाइम का। फिर अगली आ जाएगी कि जोग्राफिकल लोकेशन आपकी क्या है इसकी, कि आपने जो सेल की है किन किन एरियाज के अंदर जो ना वो सेल की है आपने बतानी है। अगेन अगर कोई ये चीज ऐड करना चाहिए कि ये जो रिक्वायरमेंट है जोग्राफिकल स्प्रेड, ये कहाँ से है ये रिक्वायरमेंट, ये वाली ये IFRS 15 की रिक्वायरमेंट है कि IFRS 15 कहता है कि आपने ये जो इंफॉर्मेशन है डिस्क्लोज करनी है इसकी। सर जो बाकी यार उधर से चला गया। वो एक डिफरेंट एंटिटी की डिफरेंट फाइनेंशियल से जो ना ये डिस्क्लोजर उठाए हैं। एक दूसरा एंटिटी है सेम, उसने भी यही चीज बताई है, सेल टैक्स आ गया, रेवेन्यू क्या है, फिर ठीक है उसके बाद उसने बता दिया कि पॉइंट इन टाइम रेवेन्यू बुक कर रहे हैं इसका। अच्छा यहां पर दो डिस्क्लोजर्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला डिसएग्रीगेशन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड कहता है आपने बताना। IFRS 15 कहता है कि आपने जोग्राफिकल तो बता दिया, आपने प्रोडक्ट वाइज इंफॉर्मेशन जो है ना वो भी चीज इसको बतानी है इसकी। तो डिसएग्रीगेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंटिटी को वहां पर डिस्क्लोज करनी है। उसके बाद अगली चीज जो वो कहता है स्टैंडर्ड के कॉन्ट्रैक्ट बैलेंसेस जो है वो भी आपने बताने हैं कि बैलेंसेस कौन से हैं। जो IFRS 15 के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर वो चीज़ आ रही है, कौन कौन सा हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट एसेट हो सकता है, ट्रेड रिसीवेबल है, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी है, व्हाट्स एवर जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। क्योंकि जो IFRS 15 का जो टाइटल है वो क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर्स। तो जो भी कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट्स वो होंगे इन्फॉर्मेशन वो हमें बतानी है हमें। इसके साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर है जो कि लास्ट में आ रहा है कि हमने ये चीज बतानी है कि कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी, जिसको हम लोग एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर पहले कहते थे, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर के कस्टमर से हमने एडवांस ले लिया, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी में वो आ गई। ओपनिंग में से कितना कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी है कन्वर्ट होगी इनटू द रेवेन्यू इन दिस ईयर, यू हैव टू डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये IFRS 15 की रिक्वायरमेंट है, आपने डिस्क्लोज करनी है इसको। अगेन QCR वालों की ऑब्जर्वेशन क्या है कि आपने जो ना वो सिग्निफिकेंट रिस्क जो है ना वो अप्रोप्रिएटली वो आइडेंटिफाई नहीं किया, क्लासीफाई नहीं किया। एक्यूरेसी ऑफ सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट्स जो है ना वो नहीं थी इसकी, जो कट ऑफ या तो थे ही नहीं या तो इनप्रोप्रिएट कट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वो थे। और उसके बाद सेल टैक्स की नॉन कंप्लायंस सर्टेन एरिया के अंदर वो चीज़ थी। तो जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, जो की प्रोसीजर्स डिस्कस किए हैं, तो वो QCR वाले उसको बड़ा इंपॉर्टेंटली इसको देख रहे होते हैं कि हाउ टू वेरीफाई द रेवेन्यू एंड एवरीथिंग। अगेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सेल टैक्स रिटर्न। अच्छा एक वर्ड मैंने खुद से लिखा है, ये उसमें नहीं था, वो है रिफंड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्या है कि एक एंटिटी है, उसकी टेंडेंसी यही है कि जब वो सेल करती है तो कुछ ना कुछ अमाउंट रिटर्न हो जाती है, कुछ ना कुछ क्वांटिटी रिटर्न हो जाती है, सेल रिटर्न होती है। तो उसमें भी स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपने क्या करना है, एक्सपेक्ट करना है कि कितनी अमाउंट जो है वो आपकी जो सेल रिटर्न होती है तो उसकी आपने रिफंड लायबिलिटी जो है ना रिकग्नाइज करेंगे। ये IFRS 15 की ही रिक्वायरमेंट्स को अगेन फुलफिल करेगा, तो उस मुताबिक आ रहा होगा। तो ये एक चीज़ है एडिशनली जो कि शायद जो है ना वो कहीं ना कहीं मिस ना हो जाए, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कि इसको एक्सप्लेन किया इसका। जी एग्जैक्टली पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पर होगा। एक्सेल वाली फाइल ओपन कीजिएगा सर। जी सर सर 7:15 हो गए सर, 7 बजे का टाइम था, मैंने कहा कि इससे पहले ज़्यादा टाइम होगा, इससे इसको जल्दी से कर ले सर, क्योंकि अभी भी स्टिल कोई 15-20 मिनट्स लग जाएंगे अभी और। हेलो सर, एक क्वेश्चन है। अभी आपने रिकंसिलिएशन की बात की थी कि सेल्स को कैसे, उसकी जो कंप्लीटनेस है उसको कैसे इंश्योर करना है। लेट्स से कि किसी कंपनी ने जो FBI में रिटर्न किया है उसमें सेल्स को अंडरस्टेट किया हुआ है, एक्चुअली उनकी सेल्स ज़्यादा थी,
तो ऑडिटर ने अगर इसको फाइंड किया और उनको कहा कि ना आप एक्चुअल सेल्स के अकॉर्डिंग अपनी रिटर्न को रिवाइज कर लें, तो लेट्स से अगर वो रिटर्न को रिवाइज नहीं करते तो इस केस में हमें अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करना पड़ेगा, और अगर करना पड़ेगा तो मतलब किस बेस के ऊपर करना पड़ेगा? 250 ISA 250 की बेस के ऊपर या वैसे इसका कुछ? अच्छा, इसमें सबसे पहले डिफरेंट चीज़ें हैं, उसको हम लोग वन बाय वन सेटल करते चले जाते हैं। सबसे पहला आपने कहा कि सेल्स अंडरस्टेटेड है जी। सबसे पहले तो सेल बुक होगी, सेल बुक होगी डेफिनेटली। सॉरी, बेसिकली सेल जो फाइनेंशियल्स में आ रही थी ना, वो तो उन्होंने ऑलरेडी रिकॉर्ड की हुई है, बट जो FBI में रिपोर्ट की है ना, वो अंडर रिपोर्ट की हुई है। ठीक है, तो उसमें अब यही है कि सेल्स वो वहां पर नहीं की बुक। एक तो सबसे पहले रिकंसिलेशन आएगी कि क्या रीजन थी जिसकी वजह से जो है ना ये सेल टैक्स रिटर्न में नहीं गई। मे बी शायद सर्टेन रीजन हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि भाई वो जो है ना कस्टमर को जो है ना वो गुड्स बाद में मिली हो, तो गुड्स ने उसने कहा कि भाई मैं इसको अगले पीरियड में लूंगा, 30 जून पे नहीं मिली, मुझे 1 जुलाई को मिली है। एक टाइमिंग डिफरेंस वो उसका मिसमैच आ गई। जी सर। सही है सर। तो उसमें अब यही है कि अगर तो आप कंक्लूड करते हैं नहीं ये सही है और इसमें ही आनी चाहिए, और उस पर सेल टैक्स की इम्प्लीकेशन ये बनती है और इतनी सेल टैक्स लाइबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन पर बनती है इसकी, तो डेफिनेटली वो फिर ये है कि वो आइदर 250 इस पर एप्लीकेबल होगा। उस पर चूंकि वो डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ रहा है, तो सेल टैक्स लाइबिलिटी के केस में जो कि अंडरस्टेट की हुई है, एक तो वो आएगी डेफिनेटली। उससे रिलेटेड जो भी पेनलाइजेशन होगी, उसकी जो पेनल्टी वगैरह होगी, उसका एलिमेंट आएगा। अगेन फिर आप इवेल्युएट करेंगे विद योर मटेरियलिटी लेवल के उसे एक्सीड करती है कि नहीं करती, देन विल मूव के भाई इस पर क्वालिफिकेशन होगी या नहीं होगी। अगेन इस पर गाइडेंस 250 के अंदर दी हुई है इसके अंदर। इस केस में हमारी कोई अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन वगैरह? अभी जो रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन में तो फिलहाल तो यही है कि हम लोग उसको मैनेजमेंट को जब 2-4 जो गवर्नेंस बोर्ड है उसको बता दें कि भाई ये चीज़ है, अगर तो इन केस वो मटेरियलिटी से बिलो है। लेकिन अगर वो एक्सीड करती है, डेफिनेटली वो ऑडिटर्स का उसमें जो 250 के जो प्रोसीजर्स हैं मुझे उसको पूरा करना है। जब तक वो कंप्लायंस पूरी नहीं होगी तो ऑडिटर रिपोर्ट मॉडिफाई ही करेगा, उसको उस मुताबिक ही चलेगी सी। थैंक यू सर। अच्छा, इसमें रेवेन्यू का वर्किंग पेपर है, अगेन वैसे ही आ जाएगी, एक शीट है, फिर उसके बाद आगे उसके APM आ जाएगा कि वो हमारे पास कौन कौन से जो की प्रोसीजर्स जो है ना वो ऑल प्रोसीजर्स कौन कौन से अवेलेबल है, एनालिटिकल है, कंपोजिशन ऑफ रेवेन्यू क्या होगा, रेवेन्यू की कंप्लीटनेस से रिलेटेड हम लोग क्या देख रहे होंगे, रेवेन्यू की एग्जिस्टेंस एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन से रिलेटेड कैसे होगा, एंड ईच एंड एवरीथिंग जो वहाँ पर टेबलेटेड होगा इन योर ऑडिट प्रोग्राम। आगे चलिएगा जरा, अगेन अंडरस्टैंडिंग लेंगे, फिर आगे जो नेक्स्ट चलिएगा जरा, मिनट्स आप करेंगे जो भी डिस्कशन आपकी उनके मैनेजमेंट के साथ हुई है। आगे चलिएगा जरा, लीड स्केड्यूल बनेगा, अगेन वैसे ही आगे चलिएगा। प्रोसेस फ्लो होगा, प्रोसेस फ्लो डेफिनेटली आपने TOC करना है, तो सबसे पहले आप सारा प्रोसेस को अंडरस्टैंड करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपने TOC को डिजाइन करेंगे। आगे चलिएगा जरा, TOC का आ जाएगा, TOC आपने परफॉर्म कर लिए, फिर उसके बाद TOD में चले जाएंगे आप। ठीक है, अब टॉप पे आइएगा बस, थोड़ा सा इसको कीजिए। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा एक रेफरेंस एरर आ गया इसका। तो अभी फिलहाल ये क्या है कि ये सेल लोकल की है, ये एक्सपोर्ट की है। अगेन सैंपल साइज वैसे ही डिटरमिन करेंगे जो हमने कल सैम्पलिंग मेथोडोलॉजी सैंपल कंप्यूट का जिक्र किया वैसे ही, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हमने निकाला लोकल सेल पर 180 ट्रांजेक्शन है और एक्सपोर्ट पर 33 ट्रांजेक्शन है। तो जो भी ट्रांजेक्शन आप सैंपल कंप्यूट करेंगे आपने उस पर टेस्ट परफॉर्म करना है। लास्ट पे आइएगा जरा, इसी शीट में नीचे आइएगा, स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, आते जाए आते जाए आते जाए। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर आइएगा जरा, थोड़ा सा आप ये लोकल सेल्स की 180 हमने कही थी, 180 आपने ट्रांजेक्शन पूरा TOD परफॉर्म करना है। नीचे आइएगा जरा, एक्सपोर्ट की 33 ट्रांजेक्शन थी तो आप उसको वैसे ही परफॉर्म करेंगे इसका। अच्छा, अगेन इसमें जो QCR वाले क्या चीज़ देखेंगे इसमें, अगेन क्योंकि हमने मैनेजमेंट ने अकाउंट्स बनाए, उसके अंदर इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया, हमने देखा कि वो उसने जो जोग्राफिकल लोकेशन उसकी दी है उसने, तो वो हो सकता है वो आपसे पूछे कि आपने जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन कैसे वेरीफाई की है। तो हो सकता है जब आप अपना TOD डिज़ाइन कर रहे हो तो उसी के अंदर ये चीज़ डाल दें कि ये लोकेशन जो ना वो किस टेरिटरी के लिए सेल हुई है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान है तो पाकिस्तान लिख दें, अगर कनाडा के लिए है तो कनाडा, व्हाट्सएप जो भी कंट्री है तो उसका साथ आ जाए, ताकि ये हो जाए कि आपने साथ साथ देखा है कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पर आ रही है। डेफिनेटली आप डिस्क्लोजर बनेगा तो उसके साथ भी इसकी वेरिफिकेशन हो रही होगी। आगे चलिएगा,
अगेन अगर आपने आइटम वाइज कोई डिटेल लेनी है उनसे, अगेन एडिशनल प्रोसीजर है, आगे चलें। कोई आपने कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनानी है कि देखना है कि भाई सेल किस तरह से होगी है, वो भी आप देख सकते हैं मंथली सेल कैसे चल रही है इसकी। आगे चलें ज़रा, इससे अगली शीट पे आइएगा ज़रा। हाँ यहाँ अब थोड़ा सा स्क्रॉल अप कीजिएगा। अब आहिस्ता सा स्लो डाउन करना है आपने। अब ये कट ऑफ के प्रोसीजर्स है। अगेन यहाँ पर इनवाइस नंबर चल रही है, एंटिटी की इनवाइस नंबर यहाँ पर चलता चला जा रहा है। आगे आते जाएगा स्लोली, यहाँ पर रुकें ज़रा। अब आपने क्या किया कि ईयर एंड की ट्रांजेक्शन उठा ली, अगले साल के स्टार्ट की ट्रांजेक्शन उठाई। आपने देखा कि लास्ट जो सेल हुई है उसकी सेल उसकी इनवाइस क्या थी, आपने कहा इनवाइस नंबर ये है, हमारी लास्ट सेल लास्ट इनवाइस थी ये, और हमारा जो रिपोर्टिंग डेट की जो लास्ट ट्रांजेक्शन हुई है वो क्या 27 जून को हुई है, मे बी 30 जून हो सकती है। तो अगले साल जो 1 जुलाई को ट्रांजेक्शन होगी, थोड़ा सा स्क्रोल डाउन कीजिएगा ज़रा, थोड़ा सा नीचे आइएगा, थोड़ा सा ज़्यादा नीचे आ गए आप, थोड़ा सा बस यहीं पर। अब ये आ गई 3240। हमने देखा कि ये हमारी रिपोर्टिंग डेट की लास्ट ट्रांजेक्शन है। अगर ये रिपोर्टिंग डेट की लास्ट ट्रांजेक्शन है तो अगले साल की जो ट्रांजेक्शन होनी चाहिए उसका इनवाइस नंबर उसी की कंटिन्यूशन में वही आना चाहिए इसका। तो हमने देखा कि जो जिस पीरियड में सेल बुक होनी चाहिए थी वो उसी पीरियड में सेल बुक होगी। डेफिनेटली इसके साथ साथ अदर डॉक्यूमेंट्स भी देख रहे होंगे जिसमें गेट पासिस का है, ठीक है, अगर तो एक्सपोर्ट है तो बिल ऑफ लेडिंग आ रही होगी, बाकी जेडीज वगैरह आ रहे होंगे, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके टीओडी के डिजाइन के लिए हैं, आपने ये वेरीफाई करना है, उनको साथ आपको देख रहे होंगे। सेम इस तरह कट ऑफ एक्सपोर्ट के लिए भी ऐसे हो जाएगा और ये चीज़ आ जाएगी। आगे चलिएगा ज़रा। ये अगेन एडिशनल एक शीट है। अगर आप एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो पीवी एनालिसिस करना है आपने कि क्वांटिटेटिव वेरिएंस कितना था, प्राइस वेरिएंस कितना है प्रोडक्ट वाइज का, आपने उसको एनालाइज करना है, उसको इन्फॉर्मेशन को देखना है, तो उसको भी आप उसको डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिएगा ज़रा। अब इसमें यही आ गई, ये सेल्स टैक्स का आ गया कि आपके फाइनेंशियल में क्या रिकॉर्ड आ रहा है और सेल टैक्स रिटर्न के अंदर क्या चीज़ें आ रही हैं, उनकी रिकन्सिलेशन कैसे बन रही है इसकी। कोई अनरिकनसाइल्ड बैलेंस है तो उसकी रिकन्सिलेशन को आपने कैसे जो है डॉक्यूमेंट किया, कौन कौन से एलिमेंट्स है उसकी, वो क्यों चीज़ थी, उसको आप प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट किया। लास्ट में देखा कि नेट डिफरेंस वो आ गया, तो छोटा सा एक डिफरेंस था जो ट्रिवियलिटी से भी बिलो था, तो फिर हमने कहा ठीक है इट्स ओके, हमारी जो है ना इंश्योरेंस इस पर कंप्लीट होती है। आगे चलिए इधर। फिर अगेन कोई अनकोरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है तो उसको आप यहाँ पर अकाउंट फॉर कर रहे होंगे। दीज आर द प्रोसीजर्स जो भी हैं वो हम इसको डॉक्यूमेंट कर रहे होंगे। इसमें सिर्फ एक चीज़ प्रोसीजर मैंने नहीं डाली, वो है कंप्लीटनेस ऑफ का था, वो मैंने ये चीज़ कही कि वो स्पेसिफिक है, एंटिटी टू एंटिटी वेरी करेगी, डिपेंड करेगा कि कौन सा इनपुट है जो कि आउटपुट में कन्वर्ट हो रही है चीज़। तो आपने खुद आइडेंटिफाई करना है कौन सा इनपुट एलिमेंट है, इसको मैं बेस बनाकर इसमें मैं एक नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट कर लूँ, तो उस मुताबिक लेके चल रहे होंगे इसकी। तो एक और फाइल होगी पीडीएफ वाली, अच्छा अभी अभी तक जो भी हमने प्रोसीजर्स देखे, हमने कहा कि रिसीवर्स के लिए ये प्रोसीजर्स हैं, हमने कहा कि रेवेन्यू के लिए की प्रोसीजर्स ये हैं, हम इस तरह से रेवेन्यू वेरीफाई कर रहे हैं। अब जो भी प्रोसीजर्स परफॉर्म किए अल्टीमेटली हमने उस पर क्या करना है, कंक्लूजन करनी है, कंक्लूड करना है कि ये एरिया मटीरियली मिसस्टेटेड नहीं है इसका। तो उसके बाद हमने चीज़ वो कर ली। अब रिस्क असेसमेंट जब हमने की थी एट प्लानिंग स्टेज, उस टाइम हमने आइडेंटिफाई किया था कि दिस एरिया शुड बी रिपोर्टेड एज द कैंप, जो भी आपने उस टाइम वो चीज़ की, या आपकी जो सब्सिक्वेंट जो असेसमेंट है वो चेंज हुई है, उसके बावजूद आपको लगा कि इन एरिया को भी आपको कैम्प करना चाहिए। तो अभी फिलहाल क्या किया कि डिफरेंट रिपोर्ट्स के जो एक्सट्रैक्ट्स हैं यहाँ पर दिखाए हैं इसमें। तो यहाँ पर प्रोसीजर्स वही आ रहे हैं जो कि आपको डिफरेंट जहाँ पर हमने डिस्कस किया है, और आपके वर्किंग पेपर में वो आने भी चाहिए कि ये प्रोसीजर्स आपने परफॉर्म किया है, तो ये वर्किंग पेपर में फलाने पेज के ऊपर ये फलानी चीज़ के अंदर शीट में ये चीज़ आ रही है इसको, क्योंकि रेगुलेटर इसको बड़ा फोकसली जो है मैप कर रहे होते हैं कि जो प्रोसीजर आपने अपनी रिपोर्ट में लिखे हैं कैम ड्रॉ करते वक्त कि ये प्रोसीजर आपने परफॉर्म किए हैं, आपके वर्किंग पेपर में कहाँ पर आ रही हैं चीज़। तो अगेन रेवेन्यू का है कि भाई आपका जो रेवेन्यू की रिकग्निशन जो है ना, वो आपकी जो रेवेन्यू है वो की ऑडिट मैटर क्यों है, उसने अगेन यहाँ बता दिया कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है रेवेन्यू, इसलिए हम इसको कैम कंसिडर कर रहे हैं। अगेन उसने बता दिया कि प्रोसीजर हमारे क्या क्या थे, कि कंट्रोल हमने प्रोसेस को डिज़ाइन को देखा, उसकी अंडरस्टैंडिंग ली, इसकी रिकग्निशन की, हमने टेस्ट ऑफ डिटेल्स परफॉर्म किए, स्पेसिफिक जो ट्रांजेक्शन थे उनको देखा, जो प्रोसीजर्स थे वो वेरिएशन के क्वांटिटी प्राइस सोल्ड उसको हमने एनालाइज किया, फिर हमने असेस किया एडुकेसी ऑफ डिस्क्लोजर्स को हमने असेस किया। स्क्रॉल डाउन कीजिएगा ज़रा।
सेम इसी तरह एक रिपोर्ट के अंदर कैम दिया हुआ है रिकवरेबिलिटी ऑफ ट्रेड डेट्स। ये अगेन एक बहुत ही स्पेसिफिक होकर जो ना वो डिस्क्लोजर कैम दिया हुआ है, दैट्स ओनली द वैल्यूएशन ऑफ द ट्रेड डेट्स के ऊपर है, ठीक है, जिसमें क्या कि हमें रिकवरेबिलिटी का वो चीज़ लगती है। तो इसका मतलब ये ECL और ECL रिलेटेड मैटर्स के ही प्रोसीजर्स को डिस्कस कर रहे होंगे प्राइमरीली। इसमें अगेन आ जाएगा रिव्यू द प्रोसीजर्स जो कंपनी ने एस्टिमेशन के लिए रखे हैं, वो क्या है, फॉरवर्ड लुकिंग फैक्टर्स उसमें वो क्या थे, उसमें हमने एजिंग रिपोर्ट्स को वो चेक किया, उसकी रीजनेबलनेस वो देखी उसकी, फिर उसके बाद एडवोकेसी ऑफ ECL प्रोविजन को देखा, फिर उसका डिस्क्लोजर्स के रिलेटेड वो आ गया चीज़। तो जो भी चीज़ें हम कैम में लिख रहे हैं प्रोसीजर्स, वो हमारे कहाँ से आना चाहिए, वर्किंग पेपर से, कि हमने ये प्रोसीजर्स यहाँ पर हमने परफॉर्म किए हैं। आगे आइएगा ज़रा। अगेन ट्रेड रिसीवेबल एंड रेवेन्यू, उसके ऊपर कैम है, अगेन परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, तो उसके जो भी प्रोसीजर्स हैं यहाँ पर एनलिस्टेड हैं। आगे आइएगा ज़रा। एग्जैक्टली ऑडिट प्रोग्राम से ही आ रहे होंगे डेफिनेटली, आपके जितने भी प्रोसीजर्स हमने परफॉर्म करने ऑडिट प्रोग्राम में हैं, वहाँ से ड्राइव हो रही है सारी चीज़ें, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट कि भाई ये ट्रेड रिसीवेबल्स और रेवेन्यू के जो की प्रोसीजर्स हैं, हम ऑडिटर्स ने उसको कैसे उसको प्रोसीजर्स को अप्लाई करना है, की प्रोसीजर्स कौन कौन से थे, डिफरेंट सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं, इनको कैसे डॉक्यूमेंट करना है, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस की वर्किंग कैसे होगी, हमने ये सारी चीज़ें कंप्लीट देखी हैं इसकी। यहाँ पर कोई किसी को कोई क्वेश्चन हो, इट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड जी। सब वो एक सवाल ले लूँ वहाँ से। अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक क्वेश्चन है QCR के पर्सपेक्टिव से कि अगर हमारा जो क्लाइंट है उसके ट्रेड रिसीवेबल्स जो है वो उसका जो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट है या क्रेडिट रिस्क है वो बहुत लो है या मिनिमल है, मतलब 100% रिकवरेबिलिटी हो जाती है पास्ट क्रेडिट से, तो इस केस में उसका एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस तो नहीं आ रहा होगा, तो इस केस में हमें QCR के पर्सपेक्टिव से कौन सी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर होती है, QCR वाले कौन सी डॉक्यूमेंटेशन मतलब देखते हैं? थोड़ा क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, तो उसकी आवाज़ की क्लैरिटी नहीं थी। सर मेरा क्वेश्चन है कि QCR के पर्सपेक्टिव से है ये क्वेश्चन कि अगर हमारा क्लाइंट है उसके ट्रेड रिसीवेबल्स में जो क्रेडिट रिस्क है वो लो है, ठीक है, यानी कि उसकी जो रिकवरेबिलिटी है वो 100% हो जाती है, तो ECL तो नहीं आ रहा होगा, ठीक है, इस केस में हमें डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर होगी, यानी QCR वाले क्या चीज देखते हैं ड्यूरिंग QCR ना? क्वेश्चन समझ आया आपको? किसी को क्वेश्चन कोई अगर अंडरस्टैंड? सर 100% रिकवरेबिलिटी हुई है हमारे डेटर्स की, ECL एक्सपेक्टेड नहीं है, तो उस सिनेरियो में QCR पर्सपेक्टिव से डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर्ड है, मतलब ECL जनरेट नहीं हो रहा हमारा। देखिए अगर तो आपको सारे प्रोसीजर देख के लगता है कि भाई ECL इस पर एप्लीकेबल ही नहीं है या इस पर ECL जो है ना वो कैलकुलेट ही नहीं होनी चाहिए, तो फिर उसको आप प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट कर लें उस पर कि भाई ये रीज़न ये कौन वजह है, इनकी वजह से मुझे लगता है कि इसकी जी सर, क्वेश्चन ये है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एंटिटी है और उसकी जो बिलिंग है वो USD में हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी USD में, तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालते हुए हर साल हमारा जो है वो रेवेन्यू डिफरेंट होगा बिकॉज ऑफ चेंज इन रेट ऑफ US डॉलर। तो ये जो चेंज है हमारा सारा, इसकी वजह से EPS हमारी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही होगी, इसको हमने कैसे मैनेज करना? क्या ये हमारा चेंज इन एस्टिमेट होगा कि प्रायर ईयर्स में भी जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस हमारा खड़ा हुआ है वो डिफरेंट हुआ है, और इस वक्त अगर हम देखेंगे तो एक्यूमुलेटेड बैलेंस जो रेवेन्यू का टिल डेट रिकॉर्ड होना चाहिए वो डिफरेंट है बिकॉज ऑफ US जो रेट है हमारा। तो आप देखेंगे कि आपका एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ऑन द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट रेवेन्यू कितना बनता है, कितनी चल रहा है? जो रेवेन्यू है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, तो वो हम लोग देख रहे होते हैं कि बजटेड रेवेन्यू एट द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वो कितना होगा उसका।
तो एट ईच रिपोर्टिंग डेट हम लोग ये देख रहे होते हैं कि कितना रेवेन्यू हम ऑलरेडी बिल्ड कर चुके हैं और कितना रेवेन्यू है रिमेनिंग हमें बिल्ड करना है। तो जो रेवेन्यू ऑलरेडी बिल्ड है तो वो अगर फॉरेन करेंसी में है तो डेफिनेटली वो ट्रांसलेट टू द PKR होकर आपके बैंक अकाउंट में आ चुका हुआ है। जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको आप रिकंसिडर करके वहां पर वो आ जाएगी, बजटेड आपकी अमाउंट चेंज होगी, बजटेड चेंज होगी, डेफिनेटली POC आपका इम्पैक्ट करेगा टोटली। अगर इनपुट मेथड पे है तो कॉस्टिंग पर चल रही है तो कॉस्टिंग की बेस पर आपकी POC चेंज होगी, POC की बेस पर आपका रेवेन्यू का आएगा, उसका इम्पैक्ट सारी चीजें आएंगी। तो वो तो एक कंप्लीटली कंटिन्यूस प्रोसेस है, डेट्स नॉट द एस्टीमेट, वो चीज चल रही है। इसकी एस्टिमेशन उस एक्सटेंट तक को तो है जो कि आपका रेवेन्यू अभी येट टू बी अर्न होना है, क्योंकि आपने डेफिनेटली एक बजटेड रेवेन्यू निकालना है एट ईच रिपोर्टिंग डेट कि आपको कितना फोर्सी कर रहे हैं कि जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो रेवेन्यू कितना अर्न करेंगे आप उसमें। तो वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, उस मुताबिक चल रहा होगा, उसका इम्पैक्ट जो भी है डेफिनेटली PNL में जाना उसका। अच्छा सर, क्वेश्चन ये है कि रिलेटेड पार्टी जो रिसीवेबल्स हैं, अमूमी तौर पे ये तस्वुर पाया जाता है कि ये मेरी रिलेटेड पार्टी से ही हैं तो ये सिक्योर्ड है, इनके ऊपर ECL चार्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक क्लाइंट है, उसकी जो रिसीवेबल्स हैं उसकी बैलेंस शीट की फुटिंग का 35 to 40% है और उस 35 to 40% का 80 to 90% रिलेटेड पार्टी रिसीवेबल्स हैं। तो ऐसे सिनेरियो में क्या सिर्फ इस बात को मद्देनजर रख के कि जी ये रिलेटेड पार्टी रिसीवेबल्स हैं, ऑन डिमांड है, तो क्या ECL नहीं चार्ज होगी, या हर सूरत में रिलेटेड पार्टी हो या नॉन रिलेटेड पार्टी हो रिसीवेबल ECL चार्ज करना मस्ट है? अच्छा, इसमें ना डिफरेंट एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। जब रिलेटेड पार्टी की बात होती है तो कल एक प्रेजेंटेशन में अमीन साहब ने डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स जो थी वो विद रिस्पेक्ट टू दो कंपनीज एक्ट को बताई थी। उसमें पर्टिकुलरली जो रिलेटेड पार्टी का था उसको भी थोड़ा सा उन्होंने टच किया था उसमें। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं IFRS के अकॉर्डिंगली। तो IFRS में तो इसकी कोई बाइफर्केशन नहीं है कि रिलेटेड पार्टी है या रिलेटेड पार्टी नहीं है इसकी। अगर मैनेजमेंट समझती है कि भाई रिलेटेड पार्टी इज अ सिक्योर्ड, क्यों ये रीजन लगती है, तो आपको उसको डॉक्यूमेंट करना है उसको। फिर उसके बाद ये देखना है कि उसकी रिकवरेबिलिटी क्यों नहीं हो रही, आपने उसकी रिकवरेबिलिटी भी असेस करनी है। इट्स नॉट ओनली द मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन के भी बैलेंस सिक्योर्ड है, सेम ग्रुप ही है, पैसे आ जाएंगे, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। तो आपने देखना है कि एबिलिटी टू पे भी देखनी है एंटिटी की, वो कर सकती है कि नहीं कर सकती। इसलिए हमने की प्रोसीजर में देखा कि उस एंटिटी की एबिलिटी भी है पे करने के नहीं। अगर फॉर एग्जाम्पल वो एंटिटी है ही लॉसेस में, ठीक है, और दूसरा ये कि उसका फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हैं टू पे इट्स डेट, तो फिर डेफिनेटली आपको एंटिटी को फोर्स करना है कि भाई ये आपको रिकग्नाइज करना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि भाई आप नहीं कर सकते इसमें। हाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल उसकी एबिलिटी भी पे भी है, सारी थिंग आप कंक्लूड करते हैं, तो फिर रीजन आपने देखनी है कि क्या वजह है कि वो एंटिटी पे नहीं कर रही, उसको आपको डॉक्यूमेंट करना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई चीज इस तरह की है कि कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है कंपनीज एक्ट की जो कि वायलेट कर रही है एंटिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो सेक्शन 199 है, सेक्शन 199 ऑफ कंपनीज एक्ट, वो ये कहता है कि आप रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन करते हैं इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस तो इट्स ओके, मींस एवरीथिंग इज ओके, फाइन, कर सकते हैं आप। अब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब ये है कि अगर आपका क्रेडिट पीरियड 30 डेज 60 डेज है तो फिर पैसे आ जाने चाहिए, नहीं आ रहे, इट्स मीन कि आपने क्या किया, इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो फिर आपके जो कंपनीज एक्ट की जो डिफरेंट प्रोविजन है वो एक्टिव हो जाएंगी, वो एप्लीकेबल हो जाएंगी, उनकी कंप्लायंस पर आपको देखना पड़ेगा कैसे है चीज़। तो इसलिए रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन ऑलवेज इज अ ट्रिकी थिंग कि वो कैसे चीज़ होगी। ट्रेड रिसीवेबल्स का आपने जो वर्किंग पेपर दिखाया है उसके अंदर मुझे एक चीज जो डेफिशिएंसी नजर आई है वो ये है कि जो ECL आपने टोटल तो कैलकुलेट कर ली, क्लोजिंग बैलेंस तो कैलकुलेट कर लिया, बट उसके अंदर कहीं रिवर्सल्स का इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा था वर्किंग पेपर के अंदर, प्रोविजन की रिवर्सल्स का, प्रोविजंस की रिवर्सल। डेफिनेटली देखें, ये तो एक वो था, एक टेम्पलेट है। डेफिनेटली जब आप एक्चुअल में देखेंगे उसमें देखेंगे कि यार आपकी प्रोविजन लास्ट टाइम 100 मिलियन की बुक हुई थी, अब आपने किया तो 60 मिलियन आ गया, तो 40 मिलियन की रिवर्सल बुक होनी चाहिए, डेफिनेटली रिवर्सल बुक का इट मींस आइटम वाइज हमें मतलब पार्टी वाइज नहीं, हमें इसमें प्रोविजन भी basically जो निकालनी। हम लोग अप्रोच देख रहे हैं सिंप्लीफाइड अप्रोच है। जी। तो सिंप्लीफाइड अप्रोच में यही है कि आप टोटल बेसिस पे लेके चल रहे हैं। देखे ना कि वो फ्लो रेट्स निकाले हैं हमने उसकी बेस पर हमने मंथली एजिंग की बेसिस पर डाइवर्ट किया। इट्स द कम्प्लीटली द सिंप्लीफाइड अप्रोच। अगर हमने पार्टी वाइज ही जाना होता, अगर स्टैंडर्ड है हमें इतना ही वो मुश्किल में डालना होता, फिर हमें कहता है जनरल अप्रोच पे जाओ, वो तो पार्टी वाइज डिटेल सारी जनरल अप्रोच में चली जाती है ना, फिर हम उसको सारे उसको कंप्लाई कर रहे होते। ओके सर, थैंक यू। थोड़ा सा क्वेश्चन ये है कि फ्रेट नॉर्मली अगर आप कंपनी की प्रैक्टिस ये है कि या पॉलिसी ये है
या कस्टमर की डिमांड बात होती है कि आपने कस्टमर की डेस्टिनेशन तक सामान पहुंचाना है और फ्रेट आप फिर चार्ज करेंगे उससे थ्रू इनवाइस। नॉर्मली वो इनवाइस में बिल्ट इन हो जाता है फिर फ्रेट। तो इस केस में जो कंपनी की इंटरनल कॉस्ट होगी ट्रांसपोर्टेशन की, वो सेलिंग का पार्ट बनेगी, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगी, या उसको हम सेल में माइनस कर सकते हैं या कॉस्ट सेल का पार्ट बना सकते हैं? अच्छा, इसमें स्टैंडर्ड ने तो चीज बताई है कि परफॉर्मेंस ओब्लिगेशन को मीट करने के लिए जो कॉस्ट लगेगी आपने वो कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट होगा। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज थी कि आपने डिलीवर वहां तक करनी है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी, इसका मतलब परफॉर्मेंस ओब्लिगेशन को सेटिस्फाई करने के लिए आप कॉस्ट इंकर कर रहे हैं। दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ सेलिंग, दैट्स अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इस केस में पास कंपनी ऐसे भी होती है कि वो सीमेंट को देखा गया कि वो वहां से माइनस कर रही है सेल में से, वही वही कह रहा हूँ, फ्रेट चार्ज होगा अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन से पर्टेन करता है, उसकी सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड ही है तो कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगा। अगर तो उसके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था सारी चीजें और वैसे फ्रेट आ रहा तो फिर डेफिनेटली सेलिंग में जाएगा, वैसे सेल्स रिलेटेड आएगी। डिपेंड करता है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ उसका। तो उसके अंदर अगर हमारा सॉवरेन जो सी रिस्क है वो बढ़ जाता है ड्यू टू इन्फ्लेशन और जैसे भी हालात है। अच्छा, इसमें इनका क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट रिसीवेबल्स के ऊपर प्रोविजनिंग का क्या एलिमेंट है। अब इसमें बेसिकली यही है कि एससीसीपी की टाइम टू टाइम जो है डिफरेंट एग्जाम्पशन रिलेटेड टू बैलेंसेस वो आती रही है, अभी भी स्टिल उसने एग्जाम्पशन कुछ टाइम के लिए दी हुई है इसकी। तो जब तक वो एग्जाम्पशन है तब तक उसकी वो एक कह लें कि अम्ब्रेला के अंदर है कि प्रोविजनिंग नहीं है। जैसे ही वो एससीसीपी जो है ना उसको रिमूव कर लेगा एग्जाम्पशन को, तो वो एप्लीकेबिलिटी जो है ना उसकी एग्जैक्ट ऐसे ही है। एनीथिंग एल्स? It's all from my side.